तो आज का हमारा टॉपिक होगा ईडीए। ईडीए की फुल फॉर्म क्या है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमने जैसे पांडास में डेटा रीड करना देख लिया है, डेटा के साथ काम करना सीख लिया। ठीक है। अब उस डेटा से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, लेकिन किस में? ग्राफिकल वे में, ग्राफ्स के थ्रू हमें कुछ उससे इंसाइट्स चाहिए, कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है उससे। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, कि हम अपने डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। और पाइथन में हमारे पास दो मेन लाइब्रेरीज हैं जिसका हम बहुत यूज़ करते हैं ग्राफिकल ईडीए करने के लिए। तो वो है हमारे पास मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। ठीक है। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट एक मिक्सचर बना के रखना चाहिए कि कहीं पे मैटप्लॉटलिब अच्छा काम करती है, कहीं पे सीबॉन अच्छा काम करती है, तो दोनों आनी चाहिए इसके लिए। ठीक है। अब हमें पता है कि ईडी किस पे काम करता है? डेटा पे। तो पहले हमें डेटा को समझना होगा कि डेटा क्या होता है, कितने टाइप के डेटा होते हैं हम पे। जो डेटा होते हैं हम पे, वो मेजरली दो टाइप के होते हैं। या तो हमारे पास होगा न्यूमेरिकल, या होगा हमारे पास कैटेगोरिकल। ठीक है। फिर ये फर्दर डिवाइड करते हैं। न्यूमेरिकल में हमारे पास और दो टाइप होते हैं हम पे। एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। ऐसी कैटेगोरिकल में भी हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक होता है नॉमिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ठीक है। अब ये होते क्या है, इनको हम एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल्स देखेंगे कि है क्या ये चीज़ें। एक एक करके समझ आएगा। सपोज हमारे पास एक डेटा है, तो हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एग्जांपल डेटा सेट लिया है, इसमें हमारे पास चार कॉलम है। ठीक है। क्या क्या है हमारे पास? चार कॉलम। वेट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, उस स्टूडेंट को कितने ग्रेड मिले और उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। इससे हमारे पूरा डेटा का टॉपिक क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है। सपोज मैं तीन स्टूडेंट का डेटा ले रहा हूँ। सपोज एक स्टूडेंट का वेट है 58 kg। ठीक है। एक का है 58.5 kg, एक का 70 kg। ठीक है। और एक पे है सपोज 8 सब्जेक्ट हैं, एक पे 6 हैं, एक पे 4 सब्जेक्ट हैं। एक को ग्रेड मिला है हमें सपोज A+ दिया है, एक को A दिया है, एक को B दिया है। एक का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, एक का मैथ है, और एक का इंग्लिश है। ठीक है। ये तीन स्टूडेंट का हमारे पास डेटा है। अब इसमें समझना क्या है हमारे पास? इसमें हर कॉलम अलग अलग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग डेटा को। ठीक है। पहले हम वेट कॉलम की बात करते हैं। तो ये जो ये वेट कॉलम है ना, ये हमारा बताऊं क्या है? ये है कंटिन्यूअस। ये है कंटिन्यूअस, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं ना। मतलब ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप है न्यूमेरिकल। ठीक है। ये डेटा न्यूमेरिकल है क्योंकि वैल्यूज किस में है हमारे पास? नंबर में है। तो जो हमारे वेट और नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, ये हमारे क्या है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल डेटा है ये दोनों हमारे। अब न्यूमेरिकल में वेट कौन सा है? वो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो किसी रेंज में रिप्रेजेंट हो सके। रेंज में, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लोट में जिसकी वैल्यूज आ रही हैं, जो अ, एक तरह से मान सकते हो आपकी अनकाउंटेबल टाइप समझ लो। ठीक है। जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एज कैसे हो सकती है, एज बोल रहा हूँ, वेट कैसे हो सकता है? 58.5 भी हो सकता है। मतलब होल इंटीजर नहीं है, वो डेसिमल में भी आ रहा है और नॉर्मल में भी आ सकता है। बट डिस्क्रीट क्या होता है? ये काउंटेबल होता है। ठीक है। इसको यहाँ देखते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, ये हमारा डिस्क्रीट न्यूमेरिकल डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट इंटीजर है हमारे पास। 8, 6, 4, इसमें कोई पॉइंट पॉइंट डेसिमल वेसिमल नहीं लगे हुए। ठीक है। तो इसलिए, और इन ये दोनों किसके टाइप है? न्यूमेरिकल के।
सेम अब कैटेगोरिकल क्या होता है? जिसमें हमारे पास कैटेगोरिकल क्या होगा? ऑफ कोर्स जिसमें नंबर्स नहीं होंगे वो हमारे पास कैटेगोरिकल होंगे। जब नंबर्स है तो न्यूमेरिकल है और जब नंबर्स नहीं है तो वो कैटेगोरिकल है। ठीक है। अब कैटेगोरिकल में हमारे पास दो टाइप पड़े हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। यहाँ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के नाम से ही पता चल रहा है कि जिन डेटा में ऑर्डर हो, हैज़ ऑर्डर, और नॉमिनल में नो ऑर्डर। ठीक है। और अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ देखो ग्रेड। ग्रेड क्या होगा हमारा? ऑर्डिनल। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है। क्योंकि जनरली अगर आप देखते हो, ए प्लस को हम बड़ा ग्रेड कंसिडर करते हैं ए से, ए को हम कंसिडर करते हैं बी से। तो देखो यहाँ पे एक ऑर्डर बन रहा है ना, कि बी से अच्छा ग्रेड ए है, ए से अच्छा ग्रेड ए प्लस है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनल है। नॉमिनल देखो, अब नॉमिनल में अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ये नॉमिनल है। ये वाला जो कॉलम है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, ये नॉमिनल है। अब इसमें हम ये तो नहीं बोल सकते कि साइंस मैथ से ज़्यादा अच्छा है या मैथ इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी है। इसमें कोई ऑर्डर नहीं बन रहा ना, तो ये नॉमिनल है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कैटेगोरिकल। तो ये मेन डेटा टाइप है जो हमें समझने हैं। ठीक है। फिलहाल के लिए हम इतना ही लेते हैं, सिर्फ मेजर डेटा टाइप्स पे फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। ठीक है। अब ये होता है ईडीए। ईडीए कितने टाइप के होते हैं हम पे? ईडीए अगर बात की जाए तो हम कर सकते हैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा यूनिवेरिएट, दूसरा होगा बाईवेरिएट, तीसरा होगा ट्राईवेरिएट, और लास्ट होगा मल्टी वेरिएट। अब इसमें जो वेरिएट का मतलब है ना, वेरिएट क्या स्पेसिफाई कर रहा है? वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स क्या होते हैं किसी भी डेटा में? कॉलम्स। ठीक है। तो मैं अगर ये मानूं तो यहाँ पे जो ये वेट है ना, ये आपका एक वेरिएबल है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपका एक वेरिएबल है। ग्रेड आपका एक वेरिएबल है। ओके। यूनिवेरिएट क्या होगा? जब आप एक बार में सिर्फ एक कॉलम के ऊपर, मतलब जो भी आप अपना काम कर रहे हो, सिर्फ एक कॉलम के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है। जब आप एक कॉलम के काम कर रहे हो, सपोज आपने वेट वाला कॉलम लिया, तो आप उस वेट वाले कॉलम पे काम कर रहे हो, उसके ऊपर ग्राफ वगैरह बना रहे हो। बाई वेरिएट क्या होगा? जब आप दो कॉलम पे काम कर रहे होगे। ट्राई वेरिएट क्या होगा? जब आप तीन कॉलम पे काम कर रहे होगे। और अगर मैं और अच्छे से बताऊं तो जो बाई वेरिएट होता है ना, उसी से ट्राई वेरिएट डिराइव किया जाता है। अब ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है। जो ट्राई वेरिएट है वो बाई वेरिएट से ही बन के आया है। ठीक है। और मल्टीवेरिएट क्या है? जब मल्टीपल कॉलम को आप एक साथ ग्राफ बना रहे हो उस पे, मल्टीपल कॉलम्स पे। ठीक है। तो यही फ़र्क है। तो ये चार डेटा टाइप्स हैं हमें जो, सॉरी, चार टाइप के ईडी हैं जो हम परफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहले हम यूनिवेरिएट पे जाएंगे। यूनिवेरिएट में क्या हो सकता है हम पे? यूनिवेरिएट में क्या होगा? हमें एक कॉलम पे काम करना है। तो वो एक कॉलम क्या हो सकता है? या तो वो एक कॉलम हो सकता है हमारे पास न्यूमेरिकल, या तो वो एक कॉलम हम पे क्या हो सकता है? कैटेगोरिकल। तो जो न्यूमेरिकल के लिए है उसके लिए अलग ग्राफ्स यूज होते हैं, कैटेगोरिकल के लिए है उसके लिए अलग ग्राफ्स का यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल उस पे। ठीक है। तो हम यहाँ यूनिवेरिएट ईडीए कर रहे हैं। सबसे पहले कैटेगोरिकल के साथ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना टाइटैनिक वाला डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, क्योंकि काम करने के लिए एक डेटा तो चाहिए हम पे। तो ये हम पे हमारा डेटा आ गया। ओके। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि हम जिन लाइब्रेरीज का यूज़ करने वाले हैं
तो हम यूज़ करने वाले हैं, मैं जैसे बता चुका हूँ, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न का। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे आप तो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे उसमें पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम इन्हें इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो सीबॉर्न को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस, और मैटप्लॉटलिब को करने के लिए इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। ये मैटप्लॉटलिब क्या है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन हमें उसका क्या चाहिए, सिर्फ पाई प्लॉट मॉड्यूल चाहिए। पाई प्लॉट मॉड्यूल क्या है, जो हमें ग्राफ बनाने में मदद करता है। तो इसलिए बस हम पाई प्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, पूरे मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्या, कैटेगोरिकल यूनिवेरिएट एनालिसिस, यानी हमारा जो भी जो हमारे पास होगा डेटा, वो क्या होगा, कैटेगरी होगी। तो हम पहले अपने टाइटैनिक डेटा सेट में देखते हैं कि कैटेगोरिकल कौन कौन से कॉलम है हमारे। तो हमारे पास एक कॉलम है जेंडर करके, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कैटेगोरिकल कॉलम है। अब कौन कौन से ग्राफ्स का हम यूज़ कर सकते हैं जब हम कैटेगोरिकल यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ होगा वो है हमारे पास काउंट प्लॉट। ये किसके अंदर अवेलेबल है, ये है सीबॉर्न के अंदर अवेलेबल। तो इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट। उसके बाद आप इसके अंदर एक दो पैरामीटर होते हैं, दोनों को पास करना है आपको। पहला है एक्स, कौन से कॉलम, कॉलम इसमें आप पास करोगे कॉलम का नाम। तो हमारे कॉलम का नाम क्या है, हमारे कॉलम का नाम है जेंडर, तो इसके हम अंदर पास करेंगे जेंडर। अगला पैरामीटर होगा हमारे पास डेटा। डेटा कौन सा पास कर रहे हो आपका, हमारा डेटा किस में स्टोर है, डीएफ के अंदर है स्टोर है, तो हम इसके अंदर डीएफ पास करेंगे। और इसको अगर मैं रन करता हूँ, इसने हमें बता दिया। तो ये आपका एक ग्राफिकल वे में पता चल गया ना आपको कि मेल इतने आप पे, फीमेल इतने, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, काउंट प्लॉट कुछ देखा देखा लग रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, अगर हमने पांडास में पढ़ा होगा आपने, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, वैल्यू काउंट्स की तरह ये काम कर रहा है हमारा, वैल्यू काउंट्स की तरह, वैल्यू काउंट्स। यहाँ देखो वैल्यू काउंट्स क्या है, 577, फीमेल क्या है 314। अब हम ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो ये मेल में कहाँ है, 577 के करीब कहीं है, और फीमेल में कहाँ पे है, 314 के करीब कहीं है, ठीक है। तो ये आपको बता देता है कि जो ये मेल वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हुई है हमारे कॉलम में, और फीमेल वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, काउंट करता है उन्हें, जिसके उस पर नाम भी उसका काउंट प्लॉट ही है। इससे हमें क्या वैल्यू, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि जो टाइटैनिक का जो जहाज था उसमें मेल ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे फीमेल के मुकाबले, ठीक है। तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। हम अगली चीज़ ले लेते हैं, हमारे पास एक और आई थिंक एक और कॉलम होगा हम पे, हाँ, पी क्लास, ठीक है। पी क्लास भी क्या है, एक हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यू है, लेकिन आप बोलोगे इसमें तो नंबर्स हैं। अब इसको ध्यान से देखते हैं, कैटेगोरिकल का मतलब ये नहीं है कि उसमें नंबर्स हैं तो वो कैटेगोरिकल है। देखो पी क्लास में सिर्फ तीन ही कैटेगरीज हैं, 1 2 3, तो ये कैटेगरीज बन रही हैं। अगर ये नंबर्स होते तो क्या है, हर रो में अलग अलग नंबर होता, लाइक किसी में 10 होता, किसी में 15 होता, किसी में 18 होता, 23 होता, अलग अलग शिफ्ट होते, जैसे अब तक हमने इसमें पढ़ रहे थे अपने यहाँ पे डेटा में, तो जैसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे 8 6 4, अलग अलग थे सबके लिए।
बट इसमें तो क्या है, बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए 3 वैल्यू है वो 491 बार रिपीट हुई है, जो 1 वैल्यू है वो 216 बार रिपीट हुई है, 2 वैल्यू है वो 184 बार रिपीट हुई है। ठीक है? तो इसको हम मान लेते हैं ये पी क्लास 1 है, ये पी क्लास 2 है, ये पी क्लास 3 है। अब इसके ऊपर हम काउंट प्लॉट बनाएँगे और तब उसमें से देखेंगे हम क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो काउंट प्लॉट बनाने के लिए एसएसएस डॉट काउंट प्लॉट, इसके अंदर हम एक्स पास करेंगे। एक्स में क्या है हमारा कॉलम का नाम पी क्लास, उसके बाद डेटा के अंदर डीएफ, और ये हमारा काउंट प्लॉट आ गया। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो टाइटैनिक में सफ़र कर रहे थे वो पी क्लास 3 में थे, और उसके बाद जो थे वो पी क्लास 1 में थे, और उसके बाद जो थे वो पी क्लास 2 में थे। अब उसमें से हम एक असम्पशन मान सकते हैं कि पी क्लास 3 में इतने ज़्यादा लोग क्यों क्यों जा रहे हैं, पी क्लास 3 में क्यों जा रहे हैं। तो एक आप असम्पशन मान सकते हो कि क्या पता पी क्लास 3 का टिकट का जो प्राइस है वो बहुत कम होगा, जो कि सही भी है। जब अगर हम यही ग्राफ अगर हम जब पी क्लास और जब बाईवेरिएट में करेंगे, तो पी क्लास और अगर जब हम टिकट के प्राइस के ऊपर दोनों के ऊपर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो पी क्लास 3 का जो टिकट प्राइस है वो काफ़ी कम है 1 और 2 के मुकाबले। तो जब अगर टिकट का प्राइस कम होगा तो ज़्यादातर लोग उसी में सफ़र करेंगे। तो पी क्लास 3 का सबसे ज़्यादा काउंट है कि मतलब पी क्लास 3 में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि प्राइस कम है उसका। अब 1 और 2 में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों नहीं है? ठीक है? मतलब उस हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि 3 में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर 2 में सबसे उसके बाद कम और 1 में सबसे कम करने चाहिए। लेकिन 1 में फिर 1 में ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? मतलब बहुत कम डिफ़रेंस है 1 और 2 के बीच में, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, जब हम वापस मैं बोल रहा हूँ ना बाईवेरिएट में जाएँगे और पी क्लास और फेयर को जब हम देखेंगे एक साथ, बाईवेरिएट के अंदर 2 कॉलम दिखते हैं ना एक साथ, जब हम पी क्लास और फेयर को एक साथ देखेंगे, तो क्या होगा, जो 1 और 2 का जो फ़र्क है ना, प्राइस डिफ़रेंस, वो बहुत कम है। तो फिर अगर ऐसा है कि अगर एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि मान लो अगर आपको थोड़े से पैसे देके और अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं किसी चीज़ के, तो आप वो पे कर देते हो। तो जब ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं 1 और 2 के प्राइस में, तो लोगों ने क्या पैसे देके पी क्लास 1 में ट्रैवल करना प्रेफ़र किया पी क्लास 2 के मुकाबले। क्योंकि पी क्लास 1 में तो ज़्यादा फीचर्स होंगे ना, तो ये रीज़न है। तो ये आपको इनसाइट्स इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि जब आप ईडीए का यूज़ करते हो। ऐसे आपको अपना थोड़ा लॉजिकल रीज़निंग भी लगानी पड़ती है, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें आपको ग्राफ से पता चल जाती है। अब कुछ और भी है हम पे, ज़्यादातर आप काउंट प्लॉट यूज़ करोगे, काउंट प्लॉट के अलावा ज़्यादा कोई यूज़ करते नहीं हम। बट एक और है हम पे, वो है पाई चार्ट। अगर आपको पाई चार्ट बनाना हो, तो क्या करोगे आप? पाई चार्ट बनाने के लिए हम पे सीबॉन में भी कोई मेथड नहीं है। मैटप्लॉटलिब में एक मेथड है बट वो काफ़ी लंबा है और कंफ्यूजिंग भी है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पांडास प्लॉट का। ठीक है? सीबॉन और मैटप्लॉटलिब तो है ही हमारे पास लाइब्रेरी, लेकिन पांडास के अंदर भी एक मॉड्यूल है प्लॉट करके, पांडास भी प्लॉट कर सकता है, तो हम उसका यूज़ करेंगे पाई चार्ट के लिए। तो सपोज़ मुझे अ, उसी को प्लॉट करना है, पी क्लास को ही प्लॉट करना है। तो पी क्लास डॉट वैल्यू काउंट्स, वैल्यू काउंट से क्या होगा, ये आ गया। उसके बाद वापस यूज़ करेंगे हम डॉट प्लॉट, और प्लॉट के अंदर आप डालोगे एक पैरामीटर है काइंड करके, किस काइंड का आपको ग्राफ चाहिए, तो इसके अंदर मैं डालूंगा पाई। इसने दे दिया हमें पाई चार्ट। इसमें हमें पता चल रहा है कि 3 सबसे ज़्यादा पोर्शन शेयर कर रहा है, उसके बाद 1 कर रहा है, उसके बाद 2 कर रहा है। बट इसमें इतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है क्योंकि 1 और 2 में ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे को इसमें परसेंटेज भी दिखे, मैं चाहता हूँ मेरे को परसेंटेज में भी दिखे कि मतलब कौन कितना परसेंटेज होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे एक और पैरामीटर है ऑटो परसेंटेज, ऑटो पीसीटी। इसमें आप जो वैल्यू डालोगे वो कैसे डालोगे, आप एक मॉडुलस साइन डालोगे परसेंटेज का, उसके बाद 0.2f,
अब देखना इससे क्या होगा। ये 0.2f का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद के आपको कितने वैल्यूज़ चाहिए। अगर मैं इसे 0.1 कर दूँ तो 55.1 हो गया देखो अब। अब मैं इसे 0.0 कर दूँ तो फिर सिंगल वैल्यू में बता रहा है वो इंटीजर वैल्यू में 55, मतलब 50 ओवरऑल परसेंटेज में से 55% कौन होल्ड कर रहा है, पी क्लास 3। 24% कौन होल्ड कर रहा है, पी क्लास 1। 21% कौन होल्ड कर रहा है, पी क्लास 2। सॉरी 24। और अगर मेरे को और प्रिसाइज चाहिए तो मैं अगर यहाँ 0.3 डाल दूँ तो मेरे को उतनी डेसिमल वैल्यूज़ मिल जाएंगी, अगर मेरे को प्रिसीजन के साथ चाहिए पूरा। ठीक है, तो आप ऑटो पीसीटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली जब आपका कैटेगोरिकल कॉलम होगा तो आप ये यूज़ करोगे, ये दो ग्राफ, काउंट प्लॉट और पाई चार्ट। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें। यूनिवेरिएट में हमने कैटेगोरिकल देख लिया, तो कैटेगोरिकल के लिए हमने क्या यूज़ किया है, काउंट प्लॉट और पाई चार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल में। अगर हमारा जो कॉलम है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम कौन सा एग्जांपल ले लें, एज ले लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है ना एज। ठीक है, एज हमारा कैटेगोरिकल नहीं है, लेकिन जो यहाँ सर्वाइव्ड है ना, ये हमारा कैटेगोरिकल है, पी क्लास 3 है, भले इसके अंदर नंबर दे रखे हैं बट ये है कैटेगोरिकल। ठीक है, क्योंकि ये कुछ कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइव्ड में क्या है, दो कैटेगरी है, या तो 0 या 1। लेकिन एज में क्या है, बहुत कैटेगरी होंगी। अगर मैं एज को दिखाऊं आपको, अगर मैं एज पे वैल्यू काउंट्स लगाऊं, ये देखना कितनी सारी कैटेगरीज हैं, तो वो ये कैटेगरी थोड़ी ना बन सकती है अगर इतनी सारी वैल्यूज हैं। किसी की 24, फिर 22, 18, जब इतनी सारी वैल्यूज हैं तो कोई वो कैटेगरी थोड़ी ना होती है। कैटेगरी क्या होती है कि जब बहुत लोगों पे एक ही टाइप की वैल्यू हो। अब वहीं अगर मैं यहाँ दिखाऊं सर्वाइव्ड पे, भले ये डे नंबर रखा है 0 और 1, बट क्या है, 0 कितनी बार रिपीट हो रखा है वहाँ, 549 बार। 1 कितनी बार रिपीट हो रखा है, 342 बार। तो भैया अपने आप में इन्होंने कैटेगरी बना दी है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल यूनिवेरिएट एनालिसिस। न्यूमेरिकल यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए तो हमारे पास सबसे पहला ग्राफ होगा, हम एज पे काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, एज वाले कॉलम पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एज क्या है, हमारा न्यूमेरिकल डेटा है। तो सबसे जो हमारा पहला ग्राफ होगा वो होगा हिस्टोग्राम। अब आपने आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा हिस्टोग्राम कैसे काम करता है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैट सॉरी हाँ मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे। मैटप्लॉटलिब को हम किससे रिप्रेजेंट कर रखा है हमने ऊपर, पीएलटी से। तो हम डालेंगे पीएलटी डॉट हिस्ट, और उसके बाद आप डीएफ और जिसके जो भी आपको कॉलम चाहिए, यहाँ पे आप अपना डेटा फ्रेम और कॉलम पास कर दोगे पीएलटी डॉट हिस्ट के अंदर। ये आ गया आपका हिस्टोग्राम। इससे क्या पता चल रहा है आपको हिस्टोग्राम से, ये हमने एज के ऊपर हिस्टोग्राम बनाया है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है, ये देखो। ग्राफ के स्टार्टिंग पे देखना, ये 0 के बाद से स्टार्ट हो रहा है। जो मिनिमम एज है मतलब वो अराउंड 0.4 या 5 समथिंग से स्टार्ट हो रही है मिनिमम एज। यानी जो टाइटैनिक शिप था उसमें बच्चे भी ट्रैवल कर रहा था, कोई बच्चे भी ट्रैवल कर रहे थे, मतलब न्यू बॉर्न बेबी भी ट्रैवल कर रहे थे, जो 4-5 महीने के बच्चे होंगे। ठीक है, और जो इसमें मैक्सिमम एज है वो अराउंड कितनी है, 80 के करीब जा रखी है। तो मतलब 80 साल का कोई बुजुर्ग आदमी भी उस टाइटैनिक में सफ़र कर रहा था। ये हमें इनसाइट्स पता चल रही हैं अपने डेटा से ग्राफिकल वे में। ठीक है, इससे और क्या पता चल रहा है, आपका देखो ग्राफ कहाँ हाई जा रखा है, इस वाले एरिया में। कहाँ से, ये अराउंड 15 समथिंग से 30 के बीच, 35 करीब, 15 से 35 के बीच आपका ग्राफ बहुत हाई जा रखा है। ये देखो कितना ऊपर जा रखा है ग्राफ। तो इसका मतलब है जो 15 से जो 35 तक का एज ग्रुप है वो वो सबसे ज़्यादा था शिप पे। मतलब 15 से 35 साल के लोग बहुत ज़्यादा थे शिप में, एज़ कम्पेयर टू अदर्स एज ग्रुप।
15 से 35 के बहुत सारे लोग थे। और छोटी-छोटी चीज़ें क्या पता चल रही है हमें कि जो 50 साल से ज़्यादा बड़े लोग हैं वो बहुत कम थे शिप में, क्योंकि 50 के बाद देखो आपका ग्राफ नीचे, नीचे, नीचे जा रहा है। और ये भी देखो कि ये 15 से भी कम में 15 या 18 के करीब होगा ये ग्राफ, अभी इतना प्रिसाइज़ नहीं पता चल रहा, बट इससे भी कम है। तो मतलब हमारा स्पाइक कहाँ पे आई है? 15 के बाद से, या जो भी है ये वैल्यू यहाँ पे 17 होगी शायद। 17 के बाद से स्पाइक आई है, मतलब 17 से 35 साल के लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे टाइटैनिक में। यंग लोग ज़्यादा थे टाइटैनिक में। ठीक है, इन शॉर्ट ये हमें ये इनसाइट्स पर चल रही है इन्फॉर्मेशन, इन्हीं को यूजफुल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, इनसाइट्स को ही। आपको ये ग्राफ से ये पता चल रहा है। अब इसमें एक पैरामीटर भी होता है पीएलटी डॉट हिस्ट में, बिन्स करके एक होता है, बिन्स। इसको अगर इसके आप कुछ भी वैल्यू डालो, मैं 50 डालता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा और प्रिसाइज बताता है हमें। ये देखो, पहले से थोड़ा ग्राफ चेंज हो गया ना। अगर मैं जितने बड़े बिन्स कर दूंगा तो उतना बड़ा, जैसे अब अगर मैं 10 कर दूं तो जो ग्राफ था बाय डिफॉल्ट 10 रहता है। ठीक है, थोड़ा आपको फर्क फर्क पता चल रहा होगा बिन्स से क्या होता है। जितना ज़्यादा बिन्स होगा उतना ग्राफ आपका मोर एक्यूरेट होगा। बट क्या कि अगर आप ज़्यादा बिन्स कर दोगे तो आपको ग्राफ को रीड करने में दिक्कत आएगी। तो ये दिक्कत है, तो आप 10 से, आई थिंक 10 मोर देन इनफ है, ज़्यादातर चीज़ों के लिए काम आ जाता है। अब आप ये देख रहे होगे, ये आपको ग्राफ से पहले पता नहीं क्या क्या लिखा आ रहा है, एरे वगैरह ये सब, ये ग्राफ की कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब मैं चाहता हूँ ये सब ना आए लिखा हुआ, जो भी आ रहा है ये सब है ना, मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पीएलटी डॉट शो और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, सिर्फ ग्राफ को शो कर रहा है वो। तो ये इसको आप हटा सकते हो, कोई भी जो ऐसी फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना वो यहाँ पे। अब अगली चीज़ है हमारे पास न्यूमेरिकल को ही दिखाने के लिए, वो है डिस्ट प्लॉट। वो है डिस्ट प्लॉट, एकदम हिस्टोग्राम है, एग्जैक्टली हिस्टोग्राम है ये। ठीक है, बट फर्क क्या है फिर इसमें? तो पहले हम इसमें पास करेंगे एस एन एस, सी बॉन के अंदर है डिस्ट प्लॉट। ओके, एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट, और इसके अंदर हम पास करेंगे डी एफ और एज, जैसे ऊपर पास किया था। ये कुछ एरर्स ही आ गई है। ये क्यों आ गई है? क्योंकि आने वाले समय में डिस्ट प्लॉट को हटा के ये डिस प्लॉट कर रहे हैं, टी हटा रहे हैं इसमें से, है ना। तो अभी इस एरर को हटाते हैं, इस एरर का कुछ इतना काम नहीं है। तो मैं यहाँ पी एल टी डॉट शो डाल देता हूँ। वार्निंग मैसेज है ये, एरर मैसेज भी नहीं है, वार्निंग मैसेज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन आ गई है, जो ये लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये भी जब आप फीचर इंजीनियरिंग में जाओगे तो बहुत सारे डेटा का जो कंसेप्ट है इस लाइन पर डिपेंड करता है। इस लाइन को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लाइन, या इसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बोला जाता है। बहुत सारे जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं या मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं वो इस लाइन पे डिपेंड करते हैं। ये हमें क्या क्या मदद करती है ये लाइन? ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालने में मदद करती है। तो प्रोबेबिलिटी से मदद मतलब क्या है इसमें? सपोज मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है 60 एज ग्रुप वाले की किसी की, तो मैं यहाँ 60 पे देखता हूँ। मैं 60 से ऊपर की तरफ जाऊंगा जहाँ पे ये लाइन टच कर रही है, या मैं इसको ग्राफ से देख लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पे ऐसा कुछ ग्राफ है। ऐसे कुछ ग्राफ है मेरे पे सपोज। ठीक है, यहाँ पे मेरी कुछ 60 एज है, जो भी 60 एज। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर की तरफ जाऊँगा जहाँ पे ये लाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे टच हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ लेफ्ट की तरफ जाऊँगा, ये लेफ्ट पे कहाँ मीट कर रही है।
सॉरी ये थोड़ा ग्राफ टेढ़ा-मेढ़ा हो गया, बट मैं यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाऊँगा। तो ये यहाँ पे मीट कर रही है, उसके बाद सपोज़ यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू है 0.005 है यहाँ पे वैल्यू 0.005। जैसे इसमें भी देख लेते हैं। तो ये 60 जब ऊपर जा रहा है और जब हम लेफ्ट की तरफ आएँगे तो ये 0.005 के करीब आ रहा है 60, ठीक है? तो 0.005 के करीब आ रहा है। अब क्या करना है हमें, जो ये 0.005 है पहले तो इसको इंटू 100 कर दो, इसको इंटू 100 कर दो। कितना आ रहा है 100 होने के बाद? 0.5%। 0.5% आ रहा है। तो ये 0.5% क्या है? ये है चांस या प्रोबेबिलिटी मान लो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई 60 साल का पर्सन उस टाइटैनिक शिप में होगा। तो 0.5% प्रोबेबिलिटी है कि कोई 60 साल का जो पर्सन है वो टाइटैनिक पे होगा। सेम अगर हम इस केस पे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है? अब हम ये ले रहे हैं कोई 25 एज ग्रुप करीब है और अब जाते हैं लेफ्ट पे तो ये 0.30 करीब आ रहा है। और अगर मैं इसको इंटू करूँ 0.030 को इंटू, तो आ रहे हैं ना 30% करीब। तो फिर मतलब 30% चांस है। तो मतलब जो मैंने बताया था आपको 15 से 35 के एज ग्रुप के ज़्यादा लोग थे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा चांस है कि कल को अगर कोई नया लोग हम ढूंढ रहे हैं कोई प्रोबेबिलिटी की वहाँ पे 60 साल का पर्सन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उस शिप पे, तो वो है 0.5%। लेकिन वहीं अगर 25 साल के पर्सन को क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है 30%। ठीक है, तो यही चीज़ है। इसका भी आगे बहुत काम है, यहाँ पे तो बस मैंने एक नॉर्मल सा यूज़ केस बताया इसका। इसका ज़्यादा यूज़ होता है मल्टीवेरिएट ईडीए में। मल्टीवेरिएट ईडीए में बहुत यूज़ होता है इसका। अब अगला ग्राफ है हम पे, वो है बॉक्स प्लॉट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। बॉक्स प्लॉट को आप यूनिवेरिएट के लिए भी करते हो यूज़, बाईवेरिएट के लिए भी करते हो यूज़, ठीक है? ये हमें देता क्या है? ये हमें देता है 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी क्या होती है अभी हम आगे देखते हैं, बट पहले हम देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। हम एज पे यूज़ करते हैं। ये भी सीबॉन में एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट और डीएफ और एज के एज पास कर देंगे इसके अंदर। ये आ गया हम पे। अब देखना है हमें बॉक्स प्लॉट काम कैसे कर रहा है, ठीक है? अब हम देखेंगे बॉक्स प्लॉट काम कैसे कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसे। ये हमें क्या देता है? इसका 2 काम है, 2 इंपॉर्टेंट काम है। पहला है 5 नंबर समरी, दूसरा फाइंड आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं कि जो पॉइंट्स हमारे यूज़ के नहीं होते, क्योंकि अगर मशीन लर्निंग में ना आउटलायर्स मान लो कि जो नॉर्मल डेटा से थोड़े हट के ही होते पॉइंट्स, मतलब उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे डेटा के लिए। वो जनरली क्या होता है कि वो मिस इंटरप्रेट डेटा होता है या मिस एंटर्ड डेटा होता है, ये कुछ भी मान लो आप, मतलब गलती से आया होता है वो डेटा, ठीक है? तो आउटलायर्स को हमें हटाना ज़रूरी होता है। या तो उन्हें कैसे भी करके मॉडिफ़ाई करो आउटलायर्स को या हटाओ, ठीक है? तो लेकिन हटाएँगे तो तब ना जब हमें पता चलेगा कि उसमें आउटलायर है कि नहीं है। तो उसको अगर आपको देखना है तो बॉक्स प्लॉट बहुत काम आता है। और दूसरा काम तो उसका है ही 5 नंबर समरी करके, ठीक है? दोनों इंटरकनेक्टेड है, 5 नंबर समरी और आउटलायर्स फाइंडिंग का। तो पहले 5 नंबर समरी देखते हैं, ये 5 नंबर्स हैं क्या-क्या? पहला नंबर है हमारे पास, क्या कौन-कौन से होते हैं 5 नंबर? फर्स्ट होता है मिनिमम, सेकंड होता है Q1, थर्ड होता है हम पे Q2। Q2 को हम दूसरा टर्म बोलते हैं, मीडियन भी बोल सकते हैं। चौथा टर्म होता है हम पे Q3 और फिफ्थ टर्म होता है हम पे मैक्सिमम। ये 5 चीज़ें निकाल के देता है हमें बॉक्स प्लॉट। अब
Q1 क्या होता है? इसको देख सकते हैं आप, इसे मान लो 25%, Q2 को मान लो 50%, Q3 को मान लो 75%। ठीक है, ये आपका, अभी इसको देखते हैं हम है क्या क्या चीज़। एक और हम पे वैल्यू होती है इसमें, वो होता है IQR। इसको बोलते हैं हम इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं आप? Q3 में से Q1 को माइनस कर दोगे तो आपका IQR निकल जाएगा। अब ये IQR की मदद से ही हम मिनिमम और मैक्सिमम डिटरमाइन करते हैं। मिनिमम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? Q1 में से माइनस करोगे आप 1.5 इंटू IQR, और मैक्सिमम के लिए क्या होता है? Q3 में आप प्लस करोगे 1.5 इंटू IQR, और जो भी वैल्यूज इस मिनिमम और मैक्सिमम के बाहर होंगी उनको हम आउटलायर बोलते हैं। अगर इस मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर आ गई तो वो वैल्यू ठीक है, हम अपने मॉडल्स को दे सकते हैं वो वैल्यू। बट अगर वो इसके बाहर आ गई तो वो हम उसे आउटलायर ट्रीट करेंगे और उसे हटा देंगे, उसे रिमूव कर देंगे। तो ये काम होता है बॉक्स प्लॉट का। ये हमें ये 5 चीज़ें देते निकाल के देता है। अब ये काम कैसे कर रहा है? इसको देखते हैं। ये हमने एज का जो प्लॉट किया था अभी, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। ये देखो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, ये 0 के करीब है ना। तो मैंने बोला था कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा था, तो ये मिनिमम वैल्यू थी हमारी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये है, जो पहली लाइन आ रही है यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे, पहली लाइन जो आ रही है ये आपका Q1 है। Q1 यानी 25%। तो हमारा जो Q1 आ रहा है वो कितना आ रहा है? ये 21 करीब आ रहा है कुछ, ठीक है। हमने हमने पहले अभी देख लेते हैं अब अपने ग्राफ से क्या क्या आ रहा है। हम पे मिनिमम कितना आ रहा है हमारा करीब, ये 0.4 करीब आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, कोई चाइल्ड भी होगा टाइटैनिक में, चाइल्ड इन टाइटैनिक, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने Q1 निकाला। Q1 कितना आ रहा है? 21 के करीब आ रहा है। हम यहाँ देख चुके हैं ना, ये पहली लाइन जो है ये Q1 है आपकी, ये 21 के करीब आ रहा है। अब मैंने बताया था Q1 को क्या बोलते हैं हम? 25%। अब 25% का मतलब क्या था, अब बताता हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका पूरा डेटा है, जो भी आपका पूरा जो होल डेटा है आपका, ठीक है, उसमें जो 25% वैल्यूज हैं, उस डेटा की जो परसेंट 25% वैल्यूज हैं, मतलब अगर उसमें आपके पास 100, आपके पास कितने 100 लोगों का डेटा है, सपोज 100 लोगों का डेटा है आपके पास, 100 पर्सन्स का अगर आपके पास डेटा है, तो उसमें से 25% लोगों का जो एज होगी वो 21 या 21 से लेस होगी, या तो 21 होगी या लेस होगी उससे, 25% लोगों की, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ देखते हैं Q2 को, Q2 कितना आ रहा है हमारा, ये करीब आ रहा है हमारा 28 करीब। Q2 हमारा आ रहा है 28 करीब, तो यानी 50%। सेम वही 100% वाला ले लेते हैं। तो इसमें मतलब है कि जो 50% लोग हैं 100 में से, उनकी जो एज है वो 28 या उससे लेस होगी, 50% लोगों की, ठीक है। सेम अगर हम Q3 देख रहे हैं, Q3 में क्या है, Q3 कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 38 39 करीब, 38 मान लेते हैं, 75%। तो 100 में से क्या है कि 75% लोगों की एज है वो 38 होगी या उससे लेस होगी, मतलब 38 की रेंज के अंदर होगी, 38 या उससे कम। ये है Q1 Q3 Q। उसके बाद मैक्सिमम कितना आ रहा है हमारा,
जो लास्ट लाइन है ना, ये आपकी मैक्सिमम की वैल्यू है। ये कितनी आ रही है? 65 करीब, ठीक है? बट 1 मिनट, अभी तो हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे कोई मतलब 80 साल का बुजुर्ग भी आ रहा था। हमने अभी थोड़े पहले वाले उसमें देखा था ना, जब हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहे थे कि 80 साल का कोई भी था हमारे उसमें डेटा में। तो वही बोल रहे हैं हम कि ये जो आपके ये डॉट 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 दिख रहे हैं ऊपर, ये आपके आउटलायर्स हैं सारे। ये आप मशीन लर्निंग मॉडल को फीड नहीं कर सकते ये डेटा, ये आपको हटाने पड़ेंगे। मतलब आप देखने के लिए तो देख सकते हो कि हाँ, मतलब ये है, मतलब 80 साल का भी कोई बुजुर्ग हो सकता है टाइटैनिक पे। बट अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल को दोगे वो डेटा, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उल्टा बल्कि गलत परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये हम आगे और एडवांस में देखेंगे जब फीचर इंजीनियरिंग में जाएंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि मशीन लर्निंग मॉडल अच्छे से काम नहीं करेगा अगर आपने आउटलायर्स के साथ दे दिया है ना। तो इसे हमें हटाना है, तो हम सिर्फ यहीं तक की वैल्यू लेंगे। ये कितनी? 65 तक। तो ये 65 वैल्यू आई कैसे? मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला था कि जो ये मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला किससे बनाया इन्होंने? Q3। Q3 कितना था हमारा? पहले आई क्यू आर निकाल लेते हैं। हमारा आई क्यू आर कितना आ रहा है यहाँ? आई क्यू आर क्या आ रहा है? Q3 माइनस Q1, 38 माइनस 21, 17 करीब आ रहा है। तो हमारा जो मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? 38 प्लस 1.5 इंटू 17। तो ये अप्रॉक्स करीब 65 के करीब आ रहा होगा। तो यहाँ से हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकली है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू उसने यहाँ से डिटरमाइन करता है ये। ठीक है, तो ऐसे काम करता है बॉक्स प्लॉट। इसको थोड़ा और अच्छे से देखें अगर हम पे एक कॉलम और भी है, थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। df डॉट हेड, हम पे एक कॉलम है फेयर करके, जो टिकट का प्राइस बता रहा है ना, ये भी एक न्यूमेरिकल कॉलम है। ये कंटिन्यूअस कॉलम है बल्कि। अब तक एज कैसे था कॉलम था हमारा? एज भी कंटिन्यूअस ही था वैसे, क्योंकि 0.4 वैल्यू आ रही थी। 0.4 कंटिन्यूअस वैल्यू है, क्योंकि इंटीजर नहीं है ना, वो पॉइंट में आ रहा है। फेयर क्या? ये भी कंटिन्यूअस वैल्यू है। हमने न्यूमेरिकल तो है, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर क्या है? कंटिन्यूअस है। अब फेयर के ऊपर हम यही बॉक्स प्लॉट को देखते हैं। एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट डी एफ फेयर। अब देखो यहाँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये काम कैसे कर रहा है। बट इसमें हमें ये पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे आउटलायर हैं। फेयर में बहुत सारे आउटलायर हैं। अब जैसे आप यहीं पे देख लो एक आउटलायर, ये एक 500 के करीब एक आउटलायर आ रहा है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों का जो फेयर है वो 100 भी नहीं जा रखा, मैक्स जो फेयर है वो 100 भी नहीं जा रखा, और एक बंदे का 500 फेयर है। सिंपल सी बात है, ये कुछ लिखने में टाइपिंग मिस्टेक, कि अब जब डेटा एंटर कर रहे थे कोई मिस्टेक हुई है। 50 लिख रहे होंगे, 500 लिख दिया होगा गलती से। हो सकता है ना कोई, तो उन्हीं को आउटलायर कहते हैं, कि जो मतलब मिस एंटर्ड इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का क्या डेटा प्राइस कितना है? अगर हम ये देखें, ये आप देखो 75% लोगों वाला Q3 देखो, तो Q3 कितना आ रहा है? ये करीब 50 के करीब भी नहीं आ रहा होगा, ये 50 के करीब जा रहा है। तो मतलब जब 75% लोगों का जो फेयर है वो 50 या 50 से कम है, तो एक बंदे का फेयर 500 कैसे जा सकता है? ये एक जो बंदा है यहाँ पे, उसका 500 कैसे चले गया? साफ पता चल रहा है ये एक आउटलायर है। मतलब ये तो नॉर्मल रेंज से पूरा अलग ही बाहर जा रहा है, अपनी अलग दुनिया में। तो उन्हीं को आउटलायर कहते हैं, कि जो नॉर्मल रेंज से आपके बाहर चले जाएं। और यहाँ पे बहुत सारे आउटलायर हैं, तो इनको आपको हटाना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे काम कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा यूनिवेरिएट एनालिसिस खत्म। अब अगला देखेंगे हम बाईवेरिएट एनालिसिस। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बाईवेरिएट ईडीए। बाईवेरिएट का मतलब क्या है? ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। जब दो कॉलम्स को आप एक साथ देख रहे हो, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? जैसे मेजरली हमारे पास दो ही टाइप के तो डेटा टाइप हैं, या तो वो न्यूमेरिकल होगा, या वो क्या होगा? कैटेगोरिकल होगा। तो हम पे कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है? ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। अब आपको दो डेटा टाइप, दो कॉलम अगर एक साथ देख रहे हो, तो ये हो सकता है कि पहला कॉलम भी न्यूमेरिकल हो, दूसरा कॉलम भी न्यूमेरिकल हो, उनके ऊपर आपको ग्राफ बनाना हो।
या ये हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल हो और एक कैटेगोरिकल हो, ठीक है। या तीसरा क्या हो सकता है, दोनों ही कैटेगोरिकल हो। ये 3 पॉसिबिलिटी है आप पे। तो तीसरी वाली को तो आप हटा ही दो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ग्राफ पॉसिबल है ही नहीं। कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल का ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। कैटेगोरिकल का यूनिवेरिएट ग्राफ बन सकता है बस, लेकिन अगर दोनों ही कैटेगोरिकल है तो कोई ग्राफ नहीं बन सकता उनका। तो फोकस करेंगे इन दोनों पे, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल पे। पहला हम तब फोकस करते हैं जब दोनों कॉलम जो भी आप जिन पे आप ईडीए परफॉर्म कर रहे हो वो दोनों ही क्या है, न्यूमेरिकल है। तो उसको देख लेते हैं पहले, प्रैक्टिकल चलते हैं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट टाइप का ग्राफ है जो हम यूज करेंगे वो है स्कैटर प्लॉट, ठीक है। किस पे यूज करेंगे हम इसे, हम इसे यूज कर रहे हैं, देखो मैंने यहाँ पे चार डेटा रीड कर रखे हैं यहाँ पे पहले से ही। एक है हमारे पास टाइटैनिक वाला डेटा सेट, एक है फ्लाइट्स वाला। ये हमने फ्लाइट्स वाले कहाँ से इंपोर्ट किए हैं, जो ये सीबॉन है, सीबॉन के अंदर पहले से ही बहुत सारे टॉय डेटा सेट हैं। टॉय डेटा सेट क्या है, मतलब छोटे छोटे डेटा सेट हैं। तो एक फ्लाइट्स है, इसमें फ्लाइट्स का डेटा होगा, आयरिस है, इसमें फ्लावर्स का डेटा है, ऐसी टिप्स है, इसमें जो हम वेटर को टिप्स वगैरह देते हैं वो है, मतलब बिल वगैरह का डेटा सेट है ये। तो हम एक एक करके हर टाइप के अलग ग्राफ के अलग डेटा सेट का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अभी हम यूज़ करते हैं स्कैटर प्लॉट वाले के लिए टिप्स वाले का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ टिप्स वाला डेटा सेट कैसा दिखता है। ये आपका कुछ टिप्स वाला डेटा सेट दिख रहा है, ये इसमें कॉलम्स हैं, टोटल बिल, टिप, जेंडर, स्मोकर, डे, टाइम, साइज, ठीक है। अब इसमें हमें स्कैटर प्लॉट बनाना है। हमारे दोनों कॉलम कैसे होने चाहिए, न्यूमेरिकल। तो हम दोनों कॉलम न्यूमेरिकल कौन से ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं टिप को और एक हम टोटल बिल को ले रहे हैं, कि उस कोई वेटर है उसको कितनी टिप मिली है और ओवरऑल बिल कितना था। आप होटल में जाते हो, आपका ओवरऑल बिल होता है, उसके ऊपर से आप वेटर को टिप देते हो ना, वैसे ही। तो मतलब आपने 16 रुपए का, $16 का खाना मंगाया और उसमें आपने $1 की टिप दे दी, ठीक है। तो मुझे इसका ग्राफ देखना है कि ओवरऑल ग्राफ कैसा है हमारा। तो इसके लिए यूज़ करेंगे सीबॉन के अंदर SNS डॉट स्कैटर प्लॉट। इसके अंदर दो पैरामीटर पास करोगे, एक्स और वाई। एक्स यानी आपको एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए आपको, तो एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए ब्रैक, यहाँ पे आप डेटा सेट के साथ पास करोगे टिप्स और कॉलम का नाम टोटल बिल। ऐसे ही आप वाई पास करोगे, वाई में क्या चाहिए आपको, टिप्स, टिप्स आपके डेटा सेट का नाम है जो मैं ऊपर इंपोर्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। और ये आपका टिप, सॉरी, ये आपके टिप कॉलम का नाम है ये वाला, ओके। और हम इसे करते हैं plt डॉट शो। ये आपका ग्राफ बन गया, टोटल बिल है नीचे और ये टिप है। इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है हमें, अब इसमें ध्यान से देखना, जैसे जैसे टिप इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आप वाई में ऊपर बढ़ रहे हो, वैसे आप देखोगे बिल भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे 4 है, जैसे जैसे वाई ऊपर बढ़ रहा है, एक्स भी आगे आगे बढ़ रहा है। तो क्या है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे आपकी टिप बढ़ रही है वैसे आपको टोटल बिल बढ़ रहा है, जो कि लेजिट भी है। क्योंकि जनरली अगर जो ज़्यादा महंगा ऑर्डर करता है वो ज़्यादा बड़ी टिप भी देता है वेटर को, ठीक है। और जो कम ऑर्डर करेगा वो उतनी कम टिप देगा ना, तो ये लॉजिकल है। तो यही चीज़ दिखाने के लिए मैंने टिप्स वाला डेटा सेट को इंपोर्ट किया था इसमें, कि जैसी टिप बढ़ रही है टोटल बिल भी इंक्रीज हो रहा है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे टोटल बिल बढ़ रहा है टिप्स बढ़ रही है, बात एक ही है। अब बाई वेरिएट और हम ट्राई वेरिएट को एक साथ देखेंगे। आप बाई वेरिएट को ही ट्राई वेरिएट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अब सपोज इसमें मेरे दो कॉलम हो चुके हैं ऑलरेडी, एक्स और वाई। हम पे एक और पैरामीटर है ह्यू करके, क्या है हम पे, ह्यू करके एक पैरामीटर है।
इसमें आप एक कैटेगोरिकल कॉलम पास कर दो। हम पे एक कैटेगोरिकल कॉलम है जेंडर का, सेक्स करके डाल दिया हमने। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब देखना इसे। अब इसने हमें लेजेंड में बता भी दिया, मतलब ग्राफ वही है अभी भी कि टिप बढ़ रही है, टोटल बिल बढ़ रहा है, बट अब इसने हमने हमें इसने पर्टिकुलर बता भी दिया कि जो ये ब्लू डॉट्स वाले हैं ये मेल है, जो ये ऑरेंज डॉट वाले हैं फीमेल है। उस समय तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा था, उस समय ओवरऑल पीपल दिखा रहा था वो, बट अब उसने उसने जेंडर से भी करके बता दिया। मतलब हम तीन कॉलम्स को एक साथ देख रहे हैं, जेंडर को भी देख रहे हैं, टोटल बिल को भी देख रहे हैं, टिप को भी देख रहे हैं। तो यही ट्राई वेरिएट है आपका। ट्राई वेरिएट अलग सा नहीं है, तभी मैंने शुरुआत में बोला था कि डिराइव किया जाता है इसे, बाई वेरिएट से डिराइव करके ट्राई वेरिएट आता है ना। तो इसमें पता चल रहा है, तो इसमें हमें ज़्यादातर पता चल रहा है कि मेल्स ने ज़्यादा टिप्स दे रखी है फीमेल के कंपैरिजन में, जो कि इस ग्राफ से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ऐसी इंसाइट्स निकालनी होती है अपने डेटा से। जैसे इसमें हमें पता चल गया कि मेल ने ज़्यादा टिप्स दे रखी हैं फीमेल से ज़्यादा। एक हमें एक और चीज़ पता चली कि जैसे टिप बढ़ रही है टोटल बिल बढ़ रहा है, या टोटल बिल बढ़ रहा है टिप बढ़ रही है। तो ये आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगला जो हमारे पास ग्राफ है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के लिए, वो है हमारे पास लाइन प्लॉट। ठीक है, अभी तो हमने देख लिया स्कैटर प्लॉट, एक हमारे पास है लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट के लिए हम कौन सा डेटा सेट यूज करेंगे, फ्लाइट्स वाला। तो फ्लाइट्स डॉट हेड देखते हैं, ये ये हमारा डेटा सेट है। ईयर है, मंथ है, और पैसेंजर्स हैं, कि इस ईयर के इस मंथ में इतने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है। इस एक कोई फ्लाइट की कंपनी होगी उसका डेटा सेट है ये, कि इस साल के इस महीने में इतने लोगों ने सफ़र किया है इनकी फ्लाइट से। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा डेटा सेट को। इसमें मैं थोड़ा पांडास के फंक्शन लगाता हूँ। फ्लाइट्स डॉट ग्रुप बाय, ये पांडास वाले हम उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रुप बाय का फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं हम, जब हमें ग्रुप बनाने हो। ईयर पे लगाएंगे और पैसेंजर्स पे लगाएंगे। अब क्या करना है हमें, सम रीसेट इंडेक्स, और इसको हम किसी चीज़ में स्टोर कर देते हैं। सपोज फ्लाइट्स ग्रुप करके एक बनाते हैं, और अब इस फ्लाइट्स ग्रुप को देखते हैं। ये हमने एक डेटा सेट क्रिएट करा है ऊपर वाले डेटा सेट से। यहाँ हमने किया क्या है, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा था ये वाला डेटा सेट में। अगर मैं इसको थोड़ा, ये कैसा था, 1949 जनवरी, 1949 फरवरी, ऐसे ही 1949 दिसंबर तक चल रहा था। फिर 1950 के लिए सेम, फिर 1951 के लिए सेम, ऐसी। तो हमने क्या किया, हमने नॉर्मल सा कर दिया कि एक ही उसमें आ जाए। 1949 के लिए जितने भी ओवरऑल थे ना, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के, ये सारे प्लस कर दिए। तो ये हमें ओवरऑल पता चल गया कि 1949 में ओवरऑल कितने लोगों ने ट्रैवल किया था जनवरी सारे महीने मिला के। तो हमें मिल गया 1520 लोग। ऐसी 1950 के लिए ऐसी सब के लिए पता चल गया हमें। ये हमारे पास अब डेटा सेट है। अब हमारा, अब इस पे हम लगाएंगे लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, सीबॉन का, एस एन एस डॉट लाइन प्लॉट। इसमें भी आप दो पैरामीटर पास करोगे, एक्स और वाई, जो कि उसमें था। ठीक है, वापस वही फ्लाइट्स, फ्लाइट्स, और हमने डेटा सेट का नाम चेंज कर दिया, फ्लाइट्स ग्रुप है। फ्लाइट्स ग्रुप, और इसके अंदर से कौन सा कॉलम, ईयर, और वाई में क्या पास करेंगे हम, फ्लाइट्स ग्रुप। ये एक्स और वाई क्या है, ये एक्स और वाई एक्सिस है ये। ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे आपको कौन सा कॉलम चाहिए, वाई एक्सिस पे कौन सा कॉलम चाहिए। आगे पीछे कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है। ऊपर नीचे ही बनेगा वो ग्राफ, सेम ही रिजल्ट, सेम ही आएंगे दोनों से। पैसेंजर्स। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते हैं। ये कुछ वार्निंग मैसेज आ रहे हैं, इसको इग्नोर कर सकते हो आप। देखो,
अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है? इससे हमें पता चल रही है कि जो एयरलाइन है वो ग्रो कर रही है ईयर बाय ईयर। 1950 में उसने इतने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया उससे। 1952 में थोड़ा और बढ़ रहा है, फिर 1954 में और बढ़ रहा है, फिर 58 में और बढ़ रहा है, 1960 में और बढ़ रहा है। मतलब ग्रो कर रही है, मतलब कंपनी कर रही है इंक्रीज। ठीक है, ऐसे आप इस वाले ग्राफ का कहाँ यूज़ कर सकते हो? आपने अगर ऐसे ग्राफ कहीं देखे हो स्टॉक मार्केट में दिखते हैं ना ऐसे ग्राफ, लाइन प्लॉट की मदद से। तो वही है कि मतलब आपको इससे क्या पता चलता है कि अ, थोड़ा बहुत पता चलता है कि कैसे कोई चीज़ ग्रो कर रही है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा-सा देखो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखो 1954 के करीब यहाँ पे एक थोड़ा-सा ड्रॉप हुआ है। ये दिख रहा है? थोड़ा-सा मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है ना? तो यहाँ पे थोड़ा-सा ड्रॉप भी आया है बीच में 1954 से 1958 के बीच में कहीं-कहीं पे ड्रॉप आए हैं। ये देखो, ये थोड़े से ड्रॉप्स आए हैं। तो मतलब कुछ हुआ होगा कंपनी में उस टाइम पे, जिस वजह से ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है ना हमें ग्राफ को देख के। इंक्रीज तो करी है कंपनी में ईयर बाय ईयर, बट बीच-बीच में कुछ फ्लक्चुएशंस भी आई हैं। कंपनी में क्या पता कुछ स्कैम्स हो गए हों, कुछ भी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल के लिए मेनली यही 2 हम यूज़ करते हैं, स्कैटर प्लॉट और लाइन प्लॉट। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जब हो, ठीक है? तो हमने देख लिया न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? स्कैटर प्लॉट और लाइन प्लॉट। इन 2 को हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के लिए। अब अगली चीज़ आती है हम पे न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल। अब तक तो आप एक्स वाई में कुछ भी डाल देते हैं कि मतलब एक्स में कुछ भी डाल दिया, वाई में कुछ भी डाल दिया, कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिकल थे। बट अब थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जो आपको कैटेगोरिकल जो आपका कॉलम होगा हमेशा एक्स पे डलेगा, जो न्यूमेरिकल डलेगा वो हमेशा वाई में डलेगा। इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी चीज़ है। एक्स पे हमेशा कैटेगोरिकल रहेगा आप पे, और वाई पे हमेशा न्यूमेरिकल रहेगा। तो पहला जो हमारे पास इसमें है हमारे पास, वो है बार प्लॉट। बार प्लॉट के लिए हम कौन सा डेटा सेट यूज़ करेंगे? टाइटैनिक वाला कर लेते हैं। टाइटैनिक डॉट हेड, ये हमारे पास टाइटैनिक, ठीक है, ये डेटा सेट है। सीबॉन के अंदर ही है बार प्लॉट का भी, मैटप्लॉटली में भी है, लेकिन हम सीबॉन से करेंगे इस बार। वापस एक्स वाई, एक्स में पास करेंगे टाइटैनिक, कैटेगोरिकल के साथ कर रहे हैं ना, कोई कैटेगोरिकल कॉलम देखते हैं एक्स में। सपोज हम पी क्लास देख रहे हैं, पी क्लास कैटेगोरिकल है। उसके बाद वाई में हम देख रहे हैं टाइटैनिक एज, ठीक है। अब देखते हैं बार प्लॉट कैसे बनता है इसका। ये बना है हमारा पी क्लास और एज का। ये आपके नीचे पी क्लास है और ये आपकी एज है। अब इससे क्या पता चल रहा है आपको? इस डेटा सेट से क्या पता चल रहा है? ये हमें बता रहा है कि जो पी क्लास 1 में सफ़र कर रहे थे लोग, उनकी एवरेज एज कितनी थी? 35 पॉइंट समथिंग कुछ है, मतलब 37, 38 करीब है। मतलब जो पी क्लास 1 में कर रहे थे उनमें एवरेज एज कितनी थी? 38 करीब। पी क्लास 2 में जो एवरेज एज आ रही थी वो करीब 30 के करीब है। पी क्लास 3 में 25 के करीब है। ये हमें एज पे चल रही है। इसमें भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है ह्यू करके, क्योंकि हम बाईवेरिएट से ट्राईवेरिएट बना सकते हैं ना। तो सपोज मुझे जेंडर भी देखना है साथ साथ में, तो मैं ह्यू करके डालता हूँ, और इसमें हमारे पास एक टाइटैनिक में जेंडर कॉलम भी है ना, उस कॉलम को यूज़ करते हैं। अब क्या दिखाएगा? ये देखो, अब ये ट्राईवेरिएट आ गया ये। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है? पी क्लास 1 में जो है फीमेल्स ने ज़्यादा फेयर दिया है एज कंपैरिजन टू मेल्स, क्योंकि मेल्स किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? ब्लू से, और फीमेल किससे हो रही है? ऑरेंज से। तो जो फीमेल्स हैं उन्होंने ज़्यादा फेयर दिया है एज कम्पेयर टू मेल्स। पी क्लास 2 में भी सेम है, फीमेल्स ने ज़्यादा फेयर दिया है, और पी क्लास 3 में भी सेम है, फीमेल्स ने ज़्यादा फेयर दिया है। अब अब ये क्यों हो सकता है? क्योंकि टाइटैनिक के टाइम में भी क्या पता फीमेल्स के लिए थोड़ा फेयर ज़्यादा हो उस टाइम। आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन का हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। फीमेल्स के लिए ज़्यादा फेयर है।
है ना? तो कुछ रीज़न हो सकते हैं, अब रीज़न यहाँ पे क्लैरिफाइड नहीं है, बट फीमेल्स से ज़्यादा फेयर लिया गया है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। या ऐसा भी कह सकते हैं कि फीमेल्स ने शायद ज़्यादा सर्विसेज़ को यूज़ किया होगा टाइटैनिक के, तो उतना बढ़ जाएगा ना आपका फेयर। जितना आप टाइटैनिक के सर्विसेज़ को यूज़ करोगे, किसी भी शिप की सर्विसेज़ को यूज़ करोगे, तो आपका फेयर भी बढ़ेगा। तो ये भी हो सकता है एक रीज़न, तो इसलिए उनका फेयर ज़्यादा है। बट इन शॉर्ट हमें ये पता चल रहा है कि फीमेल्स ने ज़्यादा फेयर दिया है सारी पी क्लासेस में, 1 में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो। अगली चीज़ है हम पे न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल के लिए बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में यूनिवेरिएट एनालिसिस में। तो इसमें बस हम देखेंगे कि इस बाईवेरिएट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो आप। तो इसमें डालेंगे SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, एक्स में डालेंगे हम टाइटैनिक जेंडर, और वाई में डालेंगे हम टाइटैनिक एज। ये एज और जेंडर का बॉक्स प्लॉट है। तो हमें ये पता चल रहा है कि मेल में कुछ आउटलायर्स हैं इसमें। और एक और चीज़ देखना कि जो मैक्सिमम एज मेल्स की है वो फीमेल से ज़्यादा है, क्योंकि जो ये लास्ट बार होता है, ये जो लास्ट लाइन होती है, मैंने बताया ना, ये क्या होती है, मैक्सिमम की लाइन होती है। मिनिमम लाइन तो लगभग बराबर ही है, कुछ फ़र्क नहीं है। हमें ये भी पता चल रहा है कि जो ये जो बीच में जो होती है मीडियन का कहते हैं ना इसे हम, बीच वाली लाइन को मीडियन, ये भी ज़्यादा है। जो मीडियन एज है मेल्स की वो फीमेल से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आउटलायर्स भी किसमें है? मेल्स में है। फीमेल्स वाले में कोई आउटलायर नहीं है। तो ये भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो फीमेल जो डेटा था उसमें कोई गलती नहीं हुई, वो क्लीन डेटा था हम पे। जो हमारी गलती हुई है वो मेल डेटा सेट के साथ हुई है, जब जो मेल डेटा सेट की एंट्री हुई है उसमें गलती हुई है हमारे साथ। सेम इसमें भी एक ह्यू करके एक ऑप्शन है। ह्यू ह्यू का काम ही है कि आप बाईवेरिएट को ट्राईवेरिएट में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज मैं इसमें डालता हूँ ह्यू में टाइटैनिक सर्वाइव्ड के साथ, देख लेते हैं एक बार ये क्या करेगा। ये हमारे पास आ गया। तो इसमें जो ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब है नॉट सर्वाइव्ड, वन का मतलब है सर्वाइव्ड, ठीक है। तो मेल्स में देखते हैं, मेल्स में देख रहे हैं पहले हम। तो मेल्स में जो सर्वाइव्ड हैं उनकी मैक्सिमम एज कम है, या कह सकते हैं मीडियन एज भी कम है एज कम्पेयर टू मेल्स हु डोंट सर्वाइव्ड। और मेल्स जिन्होंने सर्वाइव नहीं किया यानी ब्लू वाले, उनमें आउटलायर ज़्यादा हैं। और उसमें तो आउटलायर एक ही है बस, जिन्होंने सर्वाइव कर लिया है। तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि जो मेल डेटा है जिसमें सर्वाइव नहीं करे वो हमारा मेसी डेटा है, क्योंकि उसमें आउटलायर है। लेकिन जो इसमें मेल सर्वाइव कर गए हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत क्लीन है, क्योंकि इसमें एक ही आउटलायर है। अब वैसे फीमेल में देखते हैं। फीमेल में जो फीमेल्स बची हैं उनकी एज जनरली ज़्यादा है जिनकी डेथ हुई है उसके मुकाबले, मतलब अपोजिट है मेल का। मेल में क्या है, जो बचे हैं उनकी एज कम है, वन वाले बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एज में थोड़ा सा डिफरेंस पता चल रहा होगा। ये बीच वाली लाइन देखना, जो मीडियन एज है वो कम है, लेकिन फीमेल के केस में जो मीडियन एज है जो बचने वालों की वो ज़्यादा है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हमें पता चलती रहती हैं। ये कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो हमें इन डेटा से पता चल रही है। और इसमें हमें एक और चीज़ पता चल रही है कि ज़्यादा फीमेल्स बची हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, जो कि ट्रू भी है, क्योंकि फीमेल्स और चिल्ड्रन को प्रायोरिटीज़ दी गई थी टाइटैनिक में, सर्वाइविंग के उसमें, लाइफ बोट्स के उसमें। अगला जो हमारा होगा, एक और बाईवेरिएट के लिए जो यूज़ करते हैं हम, वो होगा डिस्प्लॉट। डिस्प्लॉट जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ,
उसमें यूनिवेरिएट में। बट अब यही है कि इसको बाईवेरिएट में कैसे यूज़ करते हैं। इसका थोड़ा मेथड यूज़ करने का तरीका अलग है। सपोज़ मुझे देखना है, अ, मुझे टाइटैनिक डेटा सेट के साथ देखना है। मुझे देखना है कि जो बंदे सर्वाइव करें, मुझे एज के साथ देखना है, लेकिन एज के साथ कैसे देखना है मुझे, कि जो सर्वाइव करें और कौन सर्वाइव नहीं करें एज के साथ, ताकि मुझे पता चले कि इतने एज वाले सर्वाइव करें और इतने एज वाले सर्वाइव नहीं कर पाए। डिस्क प्लॉट के उसमें जो मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वाला बताया था, उसके उसमें देखना है हमें। तो यहाँ पे पहले हम कुछ पांडास के कुछ छोटे मोटे चीज़ें देख लेते हैं। सपोज ये हमारा टाइटैनिक, उसमें हम वापस जा रहे हैं टाइटैनिक के उसमें सर्वाइव्ड वाले कॉलम में, उसके सर्वाइव वाला कॉलम कहाँ पे, इक्वल टू 0, और यहाँ पे एज। इस कॉलम ने क्या किया, हमें वो सारी वैल्यूज दे दी एज की जहाँ पे आपका सर्वाइव्ड 0 है। क्या किया इसने, वो सारी वैल्यूज हमें दे दी जहाँ एज की वैल्यूज दी हमें, जहाँ पे भी सर्वाइव्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, सेम अगर 1 करूं तो इसने वो वैल्यूज दे दी जहाँ एज की, जहाँ पे सर्वाइव्ड की वैल्यू 1 है, यानी वो बंदा सर्वाइव कर गया। जो जो बंदे सर्वाइव कर गए उनकी एज की वैल्यू दे दी, और 0 कर दिया तो जो जो बंदे सर्वाइव नहीं करे उनकी एज की वैल्यू दे दी। अब डिस्क प्लॉट के लिए कैसे बनाओगे आप, अगर आपको बाइवेरिएट करना है। डिस्क प्लॉट के लिए थोड़ा सा यूनिक मेथड है करने का। कैसे, इसमें कुछ एक्स वाई करके नहीं है, एस एन एस डॉट डिस्क प्लॉट यूज करेंगे, और मैं ये पास करूंगा जो अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको, ये 0 और 1 वाला, इसको पास करूंगा डिस्क प्लॉट के अंदर। सपोज अब मैं 0 के लिए देख रहा हूँ, और सेम मैं इसको कॉपी करके 1 के लिए देख रहा हूँ। लाइन बाय लाइन पास कर दोगे इन्हें तो आपका ग्राफ बन जाएगा। ये कुछ वार्निंग आती है डिस्क प्लॉट की, ये लाइन बाय लाइन। अब ये देखो थोड़ा इसमें थोड़ा ओवरलैपिंग चल रखी है, ये पीछे का हिस्टोग्राम हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा है। इस इनको हिस्टोग्राम को आप हटा सकते हो, इसमें एक पैरामीटर होता है डिस्क प्लॉट में, जो मैं पहले बताना भूल गया था यूनिवेरिएट में, उसमें भी आप हिस्ट प्लॉट को हटा सकते हो, पीछे वाला जो हिस्टोग्राम बन रखा ना, हिस्ट इक्वल टू फॉल्स, ये आप पैरामीटर डालोगे इसमें तो ये इसको हटा देगा। ठीक है, अब रन करते हैं। ये देखो हिस्टोग्राम हट गया आपका, तो ये आ गया आपका ग्राफ। तो इसमें जो आपकी ब्लू वाली लाइन है वो आपकी क्या है, जो पर्सन है जो सर्वाइव नहीं करे हैं। ब्लू वाली किसकी है, जो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, और ऑरेंज किसकी है, जो सर्वाइव कर पाए हैं। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आपकी एज, ये जो आप राइट हैंड साइड में डेंसिटी देख रहे हो जो भी है ना, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग है। ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग है। तो अगर आपकी एज बहुत कम है, आपकी एज कम है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं सर्वाइव करने के, क्योंकि जैसे एज यहाँ पे 0 के करीब है ना, ये 0, 1, 5, 10 के करीब ही है। ये आपका देखो ग्राफ ऊपर के लिए जा रहा है, ये ऑरेंज वाला ऊपर के लिए जा रहा है, आपकी प्रोबेबिलिटी यानी आपके सर्वाइविंग के चांस बढ़ रहे हैं। क्योंकि ब्लू वाला क्या है, नीचे है। इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं। हम्म, सपोज ये मेरे पे दो ग्राफ है। ठीक है, ये वाला ग्राफ किसके, आपका सर्वाइव करने का, और फिर मेरे पे एक ये डॉटेड ग्राफ है। ठीक है, ये जो डॉटेड वाला है ये नॉट सर्वाइव का ग्राफ है आपका।
ठीक है? यहाँ पे सपोज़ मेरी एज 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है। ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल है, ये मेन वाले से रिलेटेड नहीं है कुछ, ठीक है? अब यहाँ देखो 0 से 10 के बीच में देखो पहले। 0 से 10 के बीच में ये जो आपका नॉट सर्वाइव वाला ग्राफ है, ये नीचे की तरफ है और जो सर्वाइव वाला ग्राफ ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से 0 के 10 के बीच क्या पता चल रहा है कि आप हायर चांस है आप सर्वाइव कर जाओगे। हायर चांस ऑफ सर्वाइविंग। बट वहीं आप 10 टू 40 के बीच में देखो, 10 टू 40 के बीच में क्या है, नॉट सर्वाइव वाला ग्राफ ऊपर है। नॉट सर्वाइव वाला ग्राफ ऊपर है ना, तो इसमें है आपके लेस चांस ऑफ सर्वाइविंग। ऐसे काम कर रहा है ये आपको ऐसे बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बता रहा है वो हमें कि यहाँ 0 से 10 तक के है, अगर एज कम है आपकी तो आपका ये जो ऑरेंज ग्राफ है सर्वाइव वाला ग्राफ है, तो ये ऊपर की तरफ है। बट वहीं अगर आप 20 से 30 40 के बीच में देखो तो आपका ऑरेंज वाला ग्राफ नीचे की तरफ है, तो आपके नॉट सर्वाइविंग के चांस ज़्यादा है, मतलब डेथ के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो यही बता रहा है वो। तो ऐसे काम कर रहा है इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। तो ये हो गया हमारे पास। अगली एक चीज़ है हीट मैप। हीट मैप क्या होता है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसको आप मल्टीवेरिएट में भी नहीं जोड़ सकते, बट ये कुछ अलग ही है। ये आपने अगर कोरिलेशन पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड है ये हीट मैप। तो इसके लिए हमने न्यूमेरिकल कैटेगरी के लिए क्या 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 पढ़ा, बार प्लॉट, बॉक्स प्लॉट और डिस्ट प्लॉट, जो कि मोर देन इनफ है। इसके लिए क्या क्या पढ़ा हमने न्यूमेरिकल कैटेगरी के लिए, बार प्लॉट, बॉक्स प्लॉट और डिस्ट प्लॉट, जो कि मोर देन इनफ है। अभी जैसे हम अगर आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे उसमें कुछ नए ग्राफ्स आते हैं तो आप उनको भी देख सकते हो, बट अभी के लिए इतने काफ़ी हैं बेसिक क्लियर करने के लिए कि तो आपको समझ आ जाए कि अंडरस्टैंडिंग बने कि कैसे काम कर रहे हैं ग्राफ्स। और भी बहुत टाइप के ग्राफ्स होते हैं, एडवांस ग्राफ होते हैं, बट बेसिक समझ आना चाहिए, पहले कोर समझ आना चाहिए। अब अगली चीज़ है हीट मैप। हीट मैप के लिए हम यूज़ करेंगे आइरिस डेटा सेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, आइरिस क्या है, फ्लावर्स का डेटा सेट है ये। देख लेते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, प्लांट में अगर आपने पढ़ा होगा सेपल पेटल वगैरह, और उसके बाद ये प्लांट की स्पीसीज के नाम है। बट कोरिलेशन अगर मैंने जब पांडास में पढ़ाया था, उसके लिए एक कंडीशन थी कि आपके सारे कॉलम किस में होने चाहिए, किस में होने चाहिए, न्यूमेरिकल में होने चाहिए। बट यहाँ पे हमें एक मिल रहा है स्पीसीज वाला, ये किस में है? थोड़ा मतलब ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है आपका, इसको आपको किसी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज मैं इसे लेबल इनकोड कर रहा हूँ। लेबल इनकोड मतलब ये हमें फीचर इंजीनियरिंग में एडवांस से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि मैं जैसे आइरिस है ना, और मैं इसका स्पीसीज वाला कॉलम है डॉट वैल्यू काउंट्स अगर करूँ, ये स्पीसीज है हम पे सेटोसा वर्सिकलर वर्जीनिका। तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि सेटोसा को मैं 0 दे दूँ, वर्सिकलर को मैं 1 दे दूँ, वर्जीनिका को मैं 2 दे दूँ। ऐसा कर देते हैं ताकि नंबर्स में रहे वो कम से कम, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स को नहीं समझ सकता ना आपकी मशीन। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा साइकिट लर्न का। ये मशीन लर्निंग की एक लाइब्रेरी है, और इसमें से मैं इंपोर्ट करूँगा एक मॉड्यूल है लेबल इनकोडर। इसको भी हम एडवांस में पढ़ेंगे। और इसको अब हम इनकोड कर देंगे। कौन से कॉलम को करना है हमें, आइरिस और स्पीसीज को करना है। फिट ट्रांसफॉर्म। अभी बस आपको ये समझना है कि काम कैसे करता है। अभी आपको ये नहीं देखना कि ये कैसे काम कर रहा है, कि लेबल इनकोडर कैसे काम कर रहा है। अभी आप बस ग्राफिकल उसमें फोकस करो अपना। तो ये हमने रन कर दिया, और अब अगर हम
आइरिस डॉट हेड देखते हैं अपना, तो देखो इसने उसमें कन्वर्ट कर दिया इसे 0 1 2 3 में। मैं अगर आइरिस स्पीसीज वाले को देखता हूँ, ठीक है, तो इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब सेटोसा को 0 दे दिया, वर्सी कलर को 1 दे दिया, 2 को वर्जिनिका को 2 दे दिया, जो कि मैंने बताया था। ठीक है, तो इसने वो वैल्यूज इनपुट कर दी। अब मैं मतलब कोरिलेशन बना सकता हूँ। कोरिलेशन के लिए क्या होता है, सारे न्यूमेरिकल में आ गए आपके कॉलम्स, तो कोर इक्वल टू डी एफ डॉट, सॉरी, आइरिस डॉट कोर, ये ऑलरेडी पांडास में डिस्कस हो चुका है। अब ये आपका कोरिलेशन आ गया। ठीक है, अब इस कोरिलेशन को मेरे को एक ग्राफिकल वे में देखना है। सपोज आप पे बहुत ज़्यादा कॉलम है, तो ऐसे देखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको कि माइनस यहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है हमारा। अगर आपको इसे एडवांस में देखना है तो आप हमारा पांडास वाला उसमें देख सकते हो, जो ऑल इन वन वीडियो है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कोरिलेशन काम कैसे करते हैं। अभी बस हम यहाँ पे ग्राफिकल वे में देख रहे हैं, तो उसके लिए हम हीट मैप का यूज़ करते हैं। तो हीट मैप के लिए क्या करेंगे हम, एस एन एस डॉट हीट मैप सी बाउंड से इम्पोर्ट करेंगे और यहाँ पे पास कर दोगे बस जिस वेरिएबल के अंदर आपका हीट रिलेशन है। तो हमारा सी ओ आर आर के अंदर वो है रिलेशन, और प्रिंट, ये आ गया आपका हीट मैप। अब ये हीट मैप क्या बता रहा है, जैसे जैसे आपका कलर लाइट हो रहा है तो उतना आपका पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपका यहाँ पे आपको बार दिख रहा है लेफ्ट राइट साइड में, तो 1 मतलब जैसे आपका पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है तो लाइट हो रहा है, और जैसे आपका नेगेटिव रिलेशन आ रहा है तो डार्क हो रहा है। बट फिर भी ये थोड़ा इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं लग रहा है ये देखने में। तो इसके लिए एक और चीज़ है, यहाँ पे एक पैरामीटर है एन नॉट, इसको ट्रू कर देंगे तो आपको इसमें पता नहीं पूरे उसमें क्यों नहीं आया ये, कुछ आई थिंक एरर की वजह से, वरना पूरे उसमें दिखाता है। तो ये वैल्यू बता देगा आपको कि सेपल लेंथ और सेपल विड्थ का जो कोरिलेशन है -0.12 है, जो कि हम यहाँ पे भी देख चुके हैं 0.11। इसने ओवरऑल ले लिया उसे -0.12। ठीक है, तो मेन आपको यही देखना है कि जैसे आपका कलर डार्क हो रहा है, जैसे यहाँ देखो सेपल विड्थ के उसमें, या इस तरफ देखो आप, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव कोरिलेशन बन रहा है। और जैसे जैसे आपका ये कलर लाइट हो रहा है, जैसे यहाँ देख सकते हो 0.87, 0.82, 0.78, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है यहाँ पे आपका। ठीक है, जैसे आपका कलर लाइट हो रहा है तो आपका कोरिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। और जीरो कोरिलेशन कहाँ हो रहा है, जहाँ पे आपका पर्पल है। तो इस सेपल विड्थ का सेपल लेंथ के साथ क्या है, 0 के करीब आ रहा है ना, 0.12। तो मतलब आपका यहाँ पे कुछ कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको ग्राफिकल वे में पता चल जाएगा हीट मैप से। आप अगर आपको कोरिलेशन को एक ग्राफिकल वे में देखना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, सो हमारा अगला टॉपिक है ईडीए में मल्टीवेरिएट ईडीए, कि जब आप बहुत सारे कॉलम्स को एक साथ देख रहे हो। हम अब तक यूनिवेरिएट देख चुके हैं, बाईवेरिएट भी देख चुके हैं, ट्राईवेरिएट तक देख चुके हैं, अब है मल्टीवेरिएट। तो मल्टीवेरिएट का जनरली हम एक ही है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो उसका है नाम पेयर प्लॉट। नाम से पता चल रहा है ये पेयर में प्लॉटिंग करता है। यानी कोई जैसे हम पे कितने कॉलम है, हम आइरिस डेटा सेट का यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, जो अभी ऊपर यूज़ किया, तो जैसे हम पे कॉलम है ना सेपल लेंथ सेपल विड्थ, तो ये सेपल लेंथ सेपल विड्थ का एक पेयर बना देगा, सेपल विड्थ पेटल लेंथ का एक पेयर बना देगा और उनके ग्राफ बना देगा। ठीक है, तो उसके लिए करना है एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट, और अपने डेटा सेट का नाम डाल दो बस। आइरिस है, थोड़ा टाइम लेता है, जितना बड़ा आपका डेटा होगा उतना टाइम ये जनरेट करने के लिए लेगा। ये कुछ वार्निंग मैसेज आ रहे हैं, इनको अब इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब हमारा जनरेट हो चुका है यहाँ पे। तो ये पहला ग्राफ है, ये हीट मैप की तरह ही काम कर रहा है। ये सेपल लेंथ और सेपल लेंथ का ग्राफ बनाया ये, जो सबसे टॉप वाला ग्राफ है, सेपल लेंथ का सेपल लेंथ के साथ ही ग्राफ बनाया। हमने यूनिवेरिएट में देखा था न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो उसने अपने साथ ही ग्राफ बनाया, तो अपने साथ किसका बना ग्राफ बनाया है, सेपल लेंथ का ही ग्राफ बनाया है। यानी ये यूनिवेरिएट न्यूमेरिकल ग्राफ बनाया है इसका, हिस्टोग्राम के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम ग्राफ बन गया सेपल लेंथ का।
ठीक है। अब ये जो दूसरा ग्राफ है यहाँ फर्स्ट सॉरी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का ग्राफ है ये वाला, ठीक है ये वाला। तो ये है सेपल विड्थ और सेपल लेंथ का ग्राफ है। ये स्कैटर प्लॉट बना दिया इसने। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में हमने स्कैटर प्लॉट देखे थे ना, तो वैसे ही है उसने, मतलब हर किसी का ग्राफ है, आप देख सकते हो कि कैसे बना रखे उसने हर किसी का ग्राफ। आपको बार बार प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, एक बार में आप देख सकते हो कि कैसे ग्राफ है, किसके क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये मल्टीवेरिएट में आप सेपल विड्थ का स्पीसीज के साथ देख सकते हो क्या ग्राफ है, पेटल लेंथ का स्पीसीज के साथ क्या ग्राफ है, सेपल लेंथ का पेटल विड्थ के साथ क्या ग्राफ है। जैसे अब यहाँ देखें हम ये पेटल लेंथ और पेटल विड्थ का क्या ग्राफ है, ये वाला, ये जो बीच वाला है, ठीक है ये वाला ग्राफ है इसका। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे पेटल लेंथ बढ़ रही है पेटल विड्थ भी बढ़ रही है, पेटल विड्थ बढ़ रही है, पेटल लेंथ भी बढ़ रही है। वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बन गया इसका। हमने स्कैटर प्लॉट में ऑलरेडी देख चुके हैं ना। तो वही, अगर आपको बहुत सारे कॉलम एक साथ देखने हैं तो आप पेयर प्लॉट का यूज कर सकते हो। तो इतना ही है ईडीए में। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कि हम अगर कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो हमें ईडीए खुद परफॉर्म करके देती हैं ताकि हमारा टाइम बचेगा बहुत सारा। तो वैसी कुछ लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी आगे। ईडीए का जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ खत्म हो चुके हैं, बट अब हम आगे देखेंगे कुछ ऑटोमेटिक लाइब्रेरीज जो हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक होगा ऑटोमेटिक ईडीए। अब तक आप ईडीए खुद परफॉर्म कर रहे थे, अब आप कुछ लाइब्रेरीज का यूज़ करके इस ईडीए की प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारा काम वो लाइब्रेरी कर देगी। उस लाइब्रेरी की मदद से बस आपको डेटा पे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी, लेकिन तब भी आपको काम करना पड़ेगा उसकी ईडीए पे। बट ये है कि आपको थोड़ा अपर हैंड मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अप्रोच। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास मेनली जो फेमस लाइब्रेरी है वो 3 लाइब्रेरी हैं। ठीक है, पहली है पांडास प्रोफाइलिंग, एक है स्वीटविज और अगली है डिटेल। जो हम इसमें देखेंगे, हम इस इन 2 लाइब्रेरीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, स्वीटविज और डिटेल। पांडा प्रोफाइलिंग पे क्यों नहीं करेंगे? नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है, बट ये बहुत सारे एरर देती है क्योंकि लाइक कुछ सिस्टम्स पे सपोर्ट करती है, कुछ पे नहीं करती, बहुत एरर आती है इसके इंस्टॉलेशन में। ठीक है, तो हम पांडास प्रोफाइलिंग को प्रेफर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम प्रेफर करेंगे स्वीटविज और डिटेल को, और मेनली डिटेल। डिटेल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटोमेटिक ईडीए लाइब्रेरी। तो पहले हम देखते हैं स्वीटविज पे। तो पहले देख लेते हैं हम स्वीटविज को इंस्टॉल करने का। तो जो हम पहली लाइब्रेरी देखेंगे वो होगी स्वीट विज। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप करोगे पिप इंस्टॉल स्वीट विज। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, थोड़ा टाइम लेगा स्वीट विज को इंस्टॉल करने में ये। बट जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आप इसे इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट कैसे करेंगे हम? इंपोर्ट स्वीट विज एज एसवी। ठीक है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा ये। देखो जैसे हमारा इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। अब जैसे मैं किस डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ, सपोज मैं आयरिस डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं आयरिस डेटा सेट का। तो हम आयरिस डेटा सेट को इंपोर्ट करा लेते हैं पहले। ओके, आयरिस और सीबॉन को भी इंपोर्ट करा लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे लोड डेटा सेट होता है, रीड नहीं होता। ओके, तो ये हमारा आयरिस डेटा सेट है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा आयरिस डेटा सेट है।
अब इस पे हमें ऑटोमेटिक ईडीए परफॉर्म करना है। हमने स्वीटविज को इंपोर्ट कर चुके हैं। अब उस स्वीटविज के अंदर हमें डेटा को फीड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक वेरिएबल बनाओगे, कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी हमें देते हैं रिपोर्ट नाम देते हैं, और यहाँ पे हमने एसवी से डिनोट किया स्वीटविज को। एसवी डॉट एनालाइज, ये आपकी कमांड होगी, और उसके अंदर आप उस डेटा फ्रेम को पास करोगे। यहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, आइरिस। आइरिस को पास कर दिया इसमें। ठीक है, इसको रन करेंगे। यहाँ पे कुछ आ रहा है कि क्लिक टू शो जावास्क्रिप्ट एरर, बट इससे कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आप अगला जो करोगे, अगली लाइन में वो आप करोगे रिपोर्ट, जिस भी वेरिएबल में आपने स्टोर किया, रिपोर्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करके हमने रिपोर्ट डॉट शो HTML। अब यहाँ देखना, अब हम यहाँ जाएंगे और हम यहाँ पे कुछ इसका नाम देते हैं। कुछ भी नाम देते हैं फाइल का नाम, स्वीटविज रिपोर्ट, और मेक श्योर आप इसके पीछे HTML डालो एक्सटेंशन। ठीक है, क्योंकि एक वेब पेज पे खुलेगी आपकी जो भी ये ईडीए ऑटोमेटिक ईडीए परफॉर्म होगा ना, ये आपका एक वेब पेज पे खुलेगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, ये रन हो गया। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिक ईडीए दिखा रहा है यहाँ पे। अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो, पहले ही हमें बता रहा है, सबसे ऊपर देखना है यार, रोज में कितनी हम पे रो 150 रोज है, एक डुप्लीकेट हम पे, कितनी रैम ले रहा है ये हमारे सीपीयू में 14.7, कितने फीचर्स हैं हमारे पास, फीचर्स यानी कितने कॉलम है। जैसे आपको पता है हमारे पास 5 फीचर्स हैं। ठीक है, हमारे डेटा सेट में 5 फीचर हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, स्पीसीज। ठीक है, उसमें से न्यूमेरिकल कितने कॉलम है, कैटेगोरिकल कितने कॉलम है, ये भी उसने बता दिया हमें। ऐसी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। ये देखो, इसने बहुत सारे ग्राफ भी दे रखे हैं बना के। पहले सेपल लेंथ वाला कॉलम इसने किया डिस्क्राइब यहाँ पे। ये इसने सेपल लेंथ का ग्राफ दे रखा है, हिस्टोग्राम बना के दे रखा है हमें सेपल लेंथ का। उसमें मैक्स वैल्यू बता रखी है, मतलब आपको ये सब निकालना पड़ता। ठीक है, आपको जैसे हमने ऑलरेडी बता चुके हैं ना, बॉक्स प्लॉट करके यूज़, ये आप सबको निकालना पड़ता है, एवरेज कितना है, मीडियन कितना है। लेकिन इसमें हमें पहले ही पता चल चुका है ये क्या क्या है। IQR पता चल गया हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया। ठीक है, इसमें ये भी बता देगा कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है इसमें। यहाँ पे मिसिंग वैल्यू के आगे डॉट 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 आ गया, तो इसने ये बता दिया कि सेपल लेंथ में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, सेपल लेंथ वाला हमारे कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता लगा लेता है ये। तो अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ देखें, तो हर कॉलम का इसने अपना ग्राफ बना के दे रखा है। सेम स्पीसीज के लिए भी है, तो स्पीसीज वाला आप ग्राफ देख सकते हो, क्योंकि सारे 50-50-50% है ना। क्योंकि देखो सेटोसा भी 50 है, वर्सी कलर भी 50 है, वर्जिनी का भी 50 है, तो सबको 33% उसने दे दिया, कि मतलब हर कैटेगरी 33% ले रही है ओवरऑल में से, और सबके उसने ग्राफ भी बना के दे दिए इसे। ठीक है, तो ये है स्वीटविज का काम। तो स्वीटविज क्या है, आपको बेसिक ईडीए परफॉर्म करने में मदद करती है। बट जो अगली लाइब्रेरी है, जो हम अगली लाइब्रेरी देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि है डिटेल। डिटेल थोड़ी एडवांस है। स्वीटविज क्या है, जब आपको सिंपल सा दिखना है बस, लेकिन डिटेल क्या काफ़ी एडवांस है। डिटेल में आप खुद एडिट भी कर सकते हो चीज़ों को, बिना डेटा फ्रेम में चेंजेस किए वहीं पे आप एडिट भी कर सकते हो चीज़ों को। उस चीज़ को हम देख लेते हैं एक बार। अब हम डिटेल का यूज़ करते हैं, बट उससे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करते हैं। और टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे भी काम करते हैं। टाइटैनिक वाला डेटा सेट मेरे पे ऑलरेडी है, जो कि मेरे पे क्या है, डेटा डॉट CSV करके मैंने सेव करा हुआ है। अगर मैं इसको देखूं, ये हमारे पास टाइटैनिक वाला डेटा सेट है। इसको एक बार स्वीटविज से देखते हैं हम। यहाँ पे वापस मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, रिपोर्ट करके SV डॉट एनालाइज, और इसके अंदर नाम डालेंगे हमारा क्या है, टाइटैनिक। रन करेंगे। ये एरर, इसका कुछ मतलब नहीं है इसमें, ये जो आ रहा है ना क्लिक टू शो जावास्क्रिप्ट एरर, थोड़ा टाइम लेगा। सेल रन हो गया हमारा। उसके बाद मैं करूँगा रिपोर्ट डॉट शो HTML, और इसके अंदर कुछ भी नाम पास कर दो आप।
रिपोर्ट डॉट HTML डाल देते हैं। ठीक है, इसने रन कर दिया। हमें पता चल गया 891 रोज है हम पे, यानी 891 लो का डेटा हम पे। ठीक है, और सेम इसने इस बार और भी चीज़ें हमें बताई है। जैसे ये देखो, एज वाले कॉलम में हमारी 177 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, यानी 20% ऑफ द डेटा मिसिंग है हमारा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बता रही है। ये एज का ग्राफ बना के दे दिया उसने हमें ऑलरेडी, जेंडर का ग्राफ बना के दे दिया उसने ऑलरेडी हमें। तो ये हमें ऑलरेडी बनाना पड़ता, लेकिन एसएनएस का यूज़ करके, सीबॉन का यूज़ करके या मैटप्लॉट्लिब का यूज़ करके, बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी बना बनाया मिल गया, तो हमें एक आइडिया लग जाता है डेटा की, हमारा डेटा कैसा है। आप खुद भी कर सकते हो, बट ये आपका काम ईजी करती है। ठीक है, तो इसको यूज़ करना प्रेफर किया जाता है। अब जैसे कैबिन वाला देखो कॉलम, इसमें इसने रेड मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि मिसिंग वैल्यूज हद से ज़्यादा है, 687 मिसिंग वैल्यू है, यानी 77% ऑफ डेटा मिसिंग है। तो ये वाला कॉलम हमारे कुछ काम का ही नहीं है। अब इतना अगर डेटा मिसिंग होगा, तो आप उसको खुद थोड़ा ना पढ़ सकते हो अपने मर्जी से, है ना? तो मतलब ये मशीन लर्निंग के लिए बहुत बेकार होगा ये वाला कॉलम, तो हम इसे हटा सकते हैं अपने मॉडल के लिए। बेकार होगा ये वाला कॉलम, तो इसे हटा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू मिसिंग है इसमें से। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाती हैं इससे। बाकी ग्राफ तो बना के दे ही रहा है। अब हम अगली लाइब्रेरी देखते हैं, वो है डिटेल। डिटेल स्वीट विज के मुकाबले काफ़ी एडवांस है। अब हम देखेंगे डिटेल को इंस्टॉल करने के लिए क्या होगा। डिटेल को पिप इंस्टॉल डिटेल, आप ये कमांड डालोगे, डिटेल इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हम डिटेल को इंपोर्ट करेंगे। टाइम लेगा इसमें इंस्टॉल होने में, क्योंकि काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। और इंपोर्ट हम ऐसे करेंगे, इंपोर्ट डिटेल। इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, कमांड का डिटेल डॉट शो, और इसके अंदर मैं अगर आयरिस पास कर दूं, आयरिस हमारे पास डेटा सेट था ना, डिटेल डॉट शो आयरिस। ये देखो, जो आपने रिपोर्ट डॉट HTML और स्वीटविज डॉट HTML क्रिएट किए थे ना पिछली बार, वो यहाँ पे सेव भी हो जाएंगी। तो मतलब आप बाद में भी फ्यूचर में देख सकते हो, ऐसा नहीं कि उसी समय देख सकते हो, बाद में आप ओपन करके वापस देख सकते हो इन्हें। ठीक है, ऑटोमेटिक सेव कर लेता है ये आपके उसी फोल्डर में। तो ये हमारे डिटेल ने आयरिस वाले डेटा सेट को बना के दे दिया। ठीक है, अब ओपन इन न्यू टैब करोगे, ये एरो दिख रही है, इससे आप ओपन इन न्यू टैब करोगे, तो आपका वेबसाइट वे में खोल देगा ये। ठीक है, तो ये आपका पूरा डेटा फ्रेम दिखा रहा है, वो क्या है आपका डेटा फ्रेम पूरा। अब वापस इस एरो पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे विजुलाइज। विजुलाइज में आपको क्या चाहिए इसमें, सपोज मुझे देखना है, कोरिलेशन देखना है। देखो आपका बना बनाया कोरिलेशन मिल गया आपको, जो हम कोरिलेशन करके बना रहे थे, हीट मैप करके बना रहे थे, ये आपको बना बनाया यहाँ मिल गया ऑलरेडी। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज ये एरो में जाओगे आप, एक्शंस में भी है कि आपको इसे एरे में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे डेटा फ्रेम के फंक्शंस हैं इसमें, कॉलम को क्लीन करना है, डेटा को समराइज करना है, मर्ज करना है, स्टैक करना है। आपने पांडास में पढ़ा होगा, मर्जिंग स्टैकिंग, फीचर्स को एनालाइज करना है। आप इनको देख सकते हो सारे फीचर्स को। वैसे एक मिसिंग एनालिसिस है, ये आपको बताएगा कि डेटा में कोई वैल्यू मिसिंग है कि नहीं है। लेकिन हमारे केस में कोई मिसिंग वैल्यू थी नहीं, आइरिस डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है ना, तो यहाँ पे नहीं बता रहा है, यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यूज, एम्प्टी आ रहा है हमारा ग्राफ। सेम और भी चीज़ें होंगी यहाँ पे। विजुलाइज में जाओगे तो चार्ट्स वगैरह रहते हैं, आप चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे और भी फीचर्स होंगे, आई थिंक मैंने इतना देखा नहीं है इनको, लेकिन आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। अगर हम डिस्क्राइब में जाएंगे, तो डिस्क्राइब में आपको पूरा इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा अपने डेटा का। पहले हम देख रहे हैं सेपल लेंथ वाला कॉलम। ठीक है, तो सेपल लेंथ में हम पता चल रहा है कि फ्लोट डेटा टाइप है इसके अंदर स्टोर, यानी पॉइंट्स वैल्यू स्टोर है, डेसिमल वैल्यूज स्टोर है। उसका यहाँ पे आप हिस्टोग्राम देख सकते हो अपना। ये आपको देखो, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला मिल गया ना, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ये फ्रीक्वेंसी है साइड में, ये आपकी सेपल लेंथ्स है। ठीक है,
या आप अपना कॉलम टारगेट भी चुन सकते हो अगर आपको बार ग्राफ क्रिएट करने हैं अपने। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल काफ़ी एडवांस लाइब्रेरी है। यहाँ पे आप कोड एक्सपोर्ट करके एक ऑप्शन है। अगर आपको ये जो ग्राफ बनाया है वो कैसे बना है, अगर आपको देखना है तो ये आपका कोड है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो इस कोड को भी, कि ग्राफ कैसे बनाया है डिटेल ने। तो इसने कोड भी बता दिया आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे इस पीसेज में देखेंगे अगर हम, तो वर्ड वैल्यू काउंट्स, जैसे वैल्यू काउंट्स काम करता है ना, जैसे हम काउंट प्लॉट क्रिएट करते थे, तो इसने काउंट प्लॉट में बता दिया कि सारे कितने हैं, 50 50 50 हैं सब। तो डिटेल काफ़ी एडवांस लाइब्रेरी है। चलो ये तो हमने देख लिया इसके साथ, आइरिस डेटा सेट के साथ। बट अगर हम इसे देखना है टाइटैनिक के साथ, अब हम इसे टाइटैनिक के साथ देखते हैं एक बार, ताकि आपको और अच्छे से पता चलेगा कि ये और अच्छे से कैसे काम करता है। रन हो गया हमारा, एरो पे क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाएंगे और विजुअलाइजेशन पे जाएंगे। आप एक्शन पे भी जा सकते हो अगर आपको कुछ फिल्टर्स वगैरह लगाने हैं अपने कॉलम पे, और फिर उस आप डेटा सेट को सेव कर सकते हो, फिर उस नए डेटा सेट को यूज़ कर सकते हो आप, जो आपने कस्टमाइज़ कर दिया है मर्ज करके या कॉलम्स को क्लीन करके, ठीक है। तो पहले हम विजुअलाइज पे जाते हैं, डिस्क्राइब पे, और इसमें जाते हैं हम पी क्लास में जाते हैं, कॉलम में, ठीक है। पी क्लास में हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम हिस्टोग्राम देखें इसका, फर्स्ट में सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सेकंड में, सॉरी ये हिस्टोग्राम है, ये वैल्यू काउंट्स है, हाँ ये है वैल्यू काउंट्स। थर्ड में सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और उसके बाद सेकंड में, जैसे कि हमने काउंट प्लॉट क्रिएट किया था, ठीक है। आप वैसे कर सकते हो। और अगर हम इसको देखें कैबिन को, तो कैबिन में देखो आपको ये पता चल रहा है 77% वैल्यूज़ मिसिंग है, जो कि हमें उससे भी पता चल रहा था स्वीट विज से। बट इसमें आप और चीज़ें एडवांस कर सकते हो कि आप इस कॉलम को भी हटा सकते हो यहीं पे। कैसे? यहाँ पे एक्शंस में जाओगे और किसी कॉलम को क्लीन करना है आपको, कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से। सपोज मुझे कैबिन को करना है सिलेक्ट, ठीक है। और ये नया कॉलम क्रिएट करना है आपको, या उसको इन प्लेस करना है। इन प्लेस नहीं जानते तो इन प्लेस का पांडास में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। इन प्लेस क्या करता है, जो ओरिजिनल कॉलम है उसी में चेंजेस करता है। बट जो न्यू कॉलम क्रिएट करना चाहते हो कि मतलब कैबिन भी रहे और कैबिन से बन के एक नया कॉलम भी बने, कैबिन क्लीन करके, आप कुछ भी नाम चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और क्या करना चाहते हो आप यहाँ पे, आप सारे स्पेसेस हटाना चाहते हो उसमें से, या सारे पंक्चुएशन मार्क्स हटाना चाहते हो उसमें से। बहुत काम की लाइब्रेरी है, बहुत आगे यूज़ आएगी जब एडवांस आप कुछ काम करोगे ना उसमें, मशीन लर्निंग में। तो आपको इतना टाइम नहीं है कि आपको हर चीज़ को लेके कितना काम करते रहो, तो ये ऑटोमेटिक ईडीए काफ़ी काम आता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप क्लीन कर सकते हो किसी भी डेटा सेट को यहीं पे, मतलब ऑन माउस क्लिक आप चेंजेस कर सकते हो। आपको कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका काम कितना ईज़ी कर दे रहा है ये। डेटा फ्रेम के कुछ फंक्शंस भी हैं, आप लगा सकते हो इन पे, कि आपने नेम लिखा कुछ भी, रो डिफरेंस, काफ़ी चीज़ें हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हो आप, रिप्लेस कर सकते हो। आपने फंक्शन पढ़े होंगे पांडास में, सब स्ट्रिंग, शिफ्टिंग, डेटा स्लोप, ट्रांसफॉर्म। वैसे अगर हम विजुअलाइज में जाएं और यहाँ पे अगर हम कोरिलेशन देखें, तो यहाँ पे हमें बहुत परफेक्ट कोरिलेशन मिल गया हमारा। इसमें एक और चीज़ है, जनरली क्या होता है, जब आप कोरिलेशन आप कोडिंग से बनाते हो कोरिलेशन, तो उसमें क्या होता है, आपके सारे जो कॉलम है वो न्यूमेरिकल होने चाहिए, वरना कोरिलेशन बनता ही नहीं है, एरर देता रहता है बार बार, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। बट यहाँ पे क्या है, इसने कोरिलेशन बना भी दिया, लेकिन इसने उन कॉलम्स को छोड़ दिया जिनमें क्या है, सॉरी, जिनमें आपके ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ हैं, टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं। इसने सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स वालों को लिया है, ठीक है। सब इसने देखो नेम वाले कॉलम को हटा दिया है जिसमें यूज़र के नेम है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको वो कॉलम्स भी चाहिए, आपको उनको इनकोड करना है, जैसे हमने, आपको याद होगा हमने लेबल इनकोड किया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, उसको टिक कर दोगे,
तो यहाँ पे अभी कुछ एरर आ रही है कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू मेल, बट ये ऑटोमेटिक इनकोड भी कर देता है चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिक कोरिलेशन चाहिए कि मतलब 2 कॉलम्स का, तो मेरे को चाहिए एज का, किसके साथ चाहिए मुझे? पी क्लास के साथ कोरिलेशन। एज और पी क्लास का कोरिलेशन क्या है? -0.37। तो ऐसी आप एडवांस चीज़ें कर सकते हो डिटेल के साथ। डिटेल पांडास प्रोफाइलिंग से भी एडवांस लाइब्रेरी है। पांडास प्रोफाइलिंग भी सही है। पांडास प्रोफाइलिंग क्या है? इंटरैक्टिव है देखने में। डिटेल उतनी इंटरैक्टिव नहीं है दिखने में, लेकिन डिटेल में काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो ऑन बटन क्लिक्स। तो यही है आपकी 2 मेन लाइब्रेरी। अगर आपको बेसिक चीज़ करनी है, आप स्वीटविज़ का यूज़ करो। स्वीटविज़ क्या है? फास्ट है और जल्दी आपको बता देगी कुछ भी एनालाइज़ करके। बट अगर आपको एडवांस ऑपरेशन करने हैं तो आप डिटेल का यूज़ करो। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे अगर हमारा ईडीए खत्म होता है, अगला होगा हम डेटा एनालिसिस के कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक प्रोजेक्ट और आखिरी में एडवांस प्रोजेक्ट करेंगे डेटा एनालिसिस के। ओके, थैंक यू।